CH91 मैं जिंदा हूँ। शिवा तो मानो जैसे बोलना ही भूल गया था। आज हम मस्ती करेंगे। मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। आ जाओ मेरी बाहों में मेरी जान। सूर्यांश कहते हुए उसके होंठों के ओर झुकने लगता है तो शिवा की आंखें जैसे हैरानी से बाहर ही जाती है। वह बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरते हुए एकदम से दूर झटक दिया और जोर से चिल्लाया, जिससे ड्राइवर को एकदम से डरकर गाड़ी पर ब्रेक लगाना पड़ गया। टैक्सी के रुकते हुए शिवा टैक्सी से बाहर निकला और अपने कोट को निकाल फेंक कर झल्लाते हुई बोला, तेरी तो मैं साला बोरा गया है। मेरे होंठों को मसल कैसे रहा था। छी छी, इससे दूर रहने में ही भलाई है, वरना ये आज मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। शिवा गुस्से और चिड़न भरे भाव के साथ टैक्सी के शीशे पे नाखून से खुरचते हुए सूर्यांश को देखकर बोल रहा था, क्या हो गया है तुझे? इसका नशा बढ़ता ही जा रहा है। शिवा खिसियाते हुए सर पकड़कर बोला, तो वही सूर्यांश से अभी प्यार भरी नजरों से देखे जा रहा था। उसने पहले रुमाल निकाला और खुद के चेहरे को अच्छे से ढकते हुए कहा, इसका कोई भरोसा नहीं। कसम खाता हूं ये मेरा आखिरी बार था। अब मैं तेरे साथ पार्टी तो दूर, बाजार भी नहीं जाने वाला। साला तू बेवड़ा तो है ही, साथ में तारांकन। उससे आगे वह कह ना सका और जल्दी से टैक्सी में बैठकर सूर्यांश को अच्छे पकड़ टैक्सी वाले से जल्दी जल्दी के कहा, भाई जल्दी से मुझे मेरे रूम पर पहुंचा दे। कहीं ऐसा ना हो सोया हुआ शेर जाग जाए और मेरी इज्जत पहुंचने से पहले ही लूट जाए। उद्धरण। सूर्यांश बुदा रहा था तो वही शिवा झट से ड्राइवर को कह सूर्यांश को देखता है, क्योंकि सूर्यांश अब लगभग बेहोश ही होने वाला था। कुछ ही देर में दोनों बस्ती के अंदर एक छोटे से घर के सामने आकर पहुंचे। शिवा टैक्सी से बाहर उतरा और सूर्यांश को भी अपने साथ निकालकर उसे घर के अंदर अपने कमरे में ले आया। उसका ये 3 कमरों वाला रूम, जिसमें ना कोई हॉल और ना कोई डाइनिंग रूम था, वह अपने कमरे में लाकर उसे अपने बिस्तर पे पर लेटा दिया। उसको लिटाते ही सूर्यांश अपने दोनों हाथ से खुद को जैसे ढकने लगा। उसे देख शिवा समझ गया कि इसे ठंड लग रहा है, जिसे देखते हुए शिवा ने जल्दी से एक पतला चादर उसके ऊपर डाला दिया। उसके चादर डालते ही सूर्यांश किसी बच्चे की तरफ उस चादर में लिपटी गया। शिवा उसे सोता देख चैन की सांस लेते हुए कहता है, चलो इसकी नौटंकी कम से कम खत्म तो हुई। अब सुबह तक घोड़े बेचकर सोता रहेगा। वह कहते हुए वहां दूर जा एक दूसरी चादर लेकर उसके बगल खुद को अच्छे से ढककर लेट गया। अगली सुबह सूर्यांश को होश उसके फोन के घंघनाने से उठा। वह जैसे तैसे फोन को टटोलने लगा तो उसका फोन उसके पॉकेट में था। उसने फोन को कान पे रख आंख बंद किए हुए ही जब हेलो कहा तो दूसरी तरफ से मेहिका की प्यारी सी आवाज इसके कानों में सहेद की तरफ आ घुली, कहाँ है आप? सूर्यांश जितना आराम से दिया हुआ था उसके दुश्मनी स्पीड से वह चौंकते हुए आंखों खोल उठा और फोन के स्क्रीन पे देखा तो वह थोड़ा अचकचा गया। बीती रात क्या हुआ था उससे ये तो मालूम नहीं था, लेकिन अब उसके सर ने दर्द को अपने अंदर आने का न्योता दे दिया था। धीरे धीरे उसके धर में दर्द शुरू और इधर मेहिका की आवाज फिर से उसके कानों में गूंजी, सूर्या कहाँ हो तुम? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? इस बार मेहिका हल्के गुस्से के साथ बोली तो सूर्यांश जल्दी से हड़बड़ाकर बोला, बिस्तर पे जान के साथ आया हुआ हूँ। उद्धरण। क्या या? मेहिका अवाक से चौंक कर बोली तो सूर्यांश को समझ आया कि वह क्या बोल गया था। उसके अपने शब्दों को ठीक करते हुए कहा, वो मैं सोया के साथ हूँ। सूर्यांश इतना कहकर अपने सर को दबाने लगा, क्योंकि उसके सर में काफी तेज दर्द होने लगा था। इधर इसके इस तरह से चिल्लाने से शिवा भी उठ बैठ गया। सूर्यांश कुछ देर तक मेहिका बात किया और जब उसने काल काटकर फोन बिस्तर में फेंक कर फिर से लेटते हुए अपने आंखों को बंद कर जब अपने सर को दबाने लगा, तभी उसे कुछ याद आया और वह चौंकते हुए उठा। दूसरी तरफ धावित सिगरेट को अभी अभी अपने होंठों से दबा लाइटर सिगरेट जलाने के लिए जलाया ही था कि तभी उसका फोन घंघनाने लगा। उसके सिगरेट जलाने से रुक मोबाइल फोन के स्क्रीन पे देखा तो कोई अननोन नंबर था। वह कुछ कर कॉल स्पीकर पे कर लाइटर से सिगरेट जलाते हुए एक कस लगाकर हेलो बोला ही था कि तभी दूसरी तरफ से आती हुई आवाज को सुन वह एकदम से रुक गया। उसके होंठ से सिगरेट निकलकर नीचे गिर गया और वह कांपते हाथों से फोन उठा हेलो बोला तो फिर से दूसरी तरफ से आवाज आए और उसे सुनकर वह एकदम से हैरानी से चौंक उठा, क्योंकि ये आवाज सूर्यांश का था, जिसे वह कब कार मारकर गाड़ कर दफना चुका था। धावित मेरे भाई, अच्छे से हो ना तुम? और मेरी गर्लफ्रेंड डिंपल कैसी है? उसे खुश तो रख रहे हो ना? उम्मीद है मेरे भाई कि तुम मुझे भूले नहीं होंगे। हान, क्या सही कहा मैंने? ये आवाज सूर्यांश के थे, जो सीधे धावित के दिलो दिमाग पे ऐसे असर कर रहे थे, जैसे अगर ये आवाज थोड़ी और तेज हो जाए तो उसके कान से खून आने लगे। तथा तुम चिंदा ही अभी तक? धावित आने लड़खड़ाते जुबान से बोला। धावित का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके माथे पे पसीना आने लगा था। वो हान, मैं तो बताना भूल ही गया। मैं अब आ चुका हूँ मेरे भाई। मुझे अब अपने साथ हुए हर एक बदले का हिसाब तुमसे और अपनी प्यारी सी धोखेबाज गर्लफ्रेंड डिंपल से लेना है, सूर्यांश ने कहा और फिर आगे कुछ सोचते हुए तंज भरे मुस्कान के साथ आगे कहा, वैसे डिंपल को मेरी तरफ से थैंक्स बोलना। वो क्या है ना कि झूठा ही सही, पर उसने मेरे लिए एक बार मेरी बड़ी उम्र के खातिर व्रत रखी थी। हो सकता है उसी का असर रहा होगा। और देखो मैं जिंदा हूँ। सूर्यांश के कहा तो धावित गुस्से में अपनी कश लेता है कि तभी उसे अपने पीछे से ग्लास गिरकर टूटने की आवाज आई, जिसे सुन वह पीछे मुड़ा तो वहां का नजारा देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर आ चढ़ा। CH92 उधार और भीख। वो हान, मैं तो बताना भूल ही गया। मैं अब आ चुका हूँ मेरे भाई। मुझे अब अपने साथ हुए हर एक बदले का हिसाब तुमसे और अपनी प्यारी सी धोखेबाज गर्लफ्रेंड डिंपल से लेना है।
सूर्यांश ने कहा और फिर आगे कुछ सोचते हुए तंज भरे मुस्कान के साथ आगे कहा, वैसे डिंपल को मेरी तरफ से थैंक्स बोलना। वो क्या है ना कि झूठा ही सही पर उसने मेरे लिए एक बार मेरी बड़ी उम्र के खातिर व्रत रखी थी। हो सकता है उसी का असर रहा होगा। और देखो मैं जिंदा हूँ। सूर्यांश के कहा तो धावित गुस्से में अपनी कश लेता है कि तभी उसे अपने पीछे से ग्लास गिरकर टूटने की आवाज आई, जिसे सुन वह पीछे मुड़ा तो वहां का नजारा देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर आ चढ़ा। धावित जब पीछे देखता है तो वहां डिंपल खड़ी ये सब सुन रही थी। उसकी आंखें आंसू और दिल एक अनजाने डर से घबरा रहा था। धावित के आंखों में उसे देख गुस्सा उतर आया था क्योंकि डिंपल ये सब छुपकर सुन रही थी और धावित का मोबाइल फोन स्पीकर पे था। सूर्यांश के शब्द हूबहू उसी के जैसे लग रहा था। ऐसा भी होता है कि अगर कोई उसका आवाज निकालकर बात भी कर रहा हो तो सामने वाला उसे आसानी से भेद लेता है, लेकिन इस वक्त धावित उसका भाई होने के बावजूद भी इस बात का 1% भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। वैसे मैंने कॉल क्यों किया, ये भी तो सुन लो मेरे भाई। मैंने सोचा कि तुमने काफी दिन मेरे कंपनी को संभाल लिया है, साथ में बेटी जीएफ भी तेरे साथ बिस्तर शेयर कर रही है, तो मुझे ना मेरा सब कुछ चाहिए। तो अब तुम्हारे पास बहुत कम दिन है, खुद को बचा सकते हो तो बचा लो। सूर्यांश ने बिना किसी भाव के कहा और कॉल रख दिया। इधर धावित किसी पागल कुत्ते की तरह चिल्लाए जा रहा था। धावित एकदम से उठा और डिंपल की तरफ गुस्से में बढ़ तो वही डिंपल उसे देख डरती हुई पीछे की तरफ हटने लगी। दूसरी तरफ सूर्यांश कमरे में बने एक छोटे से टेबल के पास रखे चेयर पे बैठता है। तभी शिवा पलते में खाना लाकर उसके सामने रख देता है तो सूर्यांश चुपचाप खाना लगता है क्योंकि उसे अब कल रात के किए सारी हरकतें याद आ गया था। तभी शिवा कहता है, सुन भाई जल्दी कर, हमें ऑफिस निकलना है। और हाँ, वो कल रात तू जान कर रहा था। कौन है ये? कोई लड़की है तेरी महबूबा? शिवा ये कहते हुए आंखें चढ़ाते हुए उसे देख रहा था। सूर्यांश शांत रहा और खाना खाता रहा, लेकिन शिवा को उस पे काफी गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से में भड़कते हुए बोला, तू बोल क्यों नहीं रहा? कल तो अपनी जान के चक्कर में मेरी जान निकालने पे तुला था। अगर थोड़ी देर होती तो मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाता। गधा। शिवा बोला तो उसके अंदर ये सब सोच का अजीब सा मुंह हुआ और उसके शरीर में एक झुरझुरी सी उठी। शिवा को लगा जैसे कल रात वाला वक्त उसके साथ फिर से हो रहा है और ये सब सोचते सोचते उसके माथे पे पसीना दिखने लगा था। सूर्यांश खाना खाकर प्लेट उठा किचन में आया और प्लेट को रख साफ करते अपना बैग उठाकर बाहर आते हुए बोला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाय बाय। सूर्यांश को ऐसे करते देखकर शिवा खींचते हुए उसके सामने आया और गुस्से में बोला, अबे साले, मैं क्या चूड़ियां बेचता हूँ जो मुझे कहीं और जाना है? भूल गया है क्या, या तेरा ऊपर का माला कल रात बियर के नशे में खाली हो गया? हम एक ऑफिस में काम करते हैं और मुझे भी ऑफिस चलना है। मैंने कोई छुट्टी नहीं लेकर रखा है। रुक यही, मैं अभी आता हूँ। शिवा बोलकर जल्दी से अपना बैग उठा लाया और उसके साथ बाहर निकल गया। अब दोनों रास्ते पे पैदल चल रहे थे, दोनों खामोश थे। तभी सूर्यांश कुछ सोचते हुए कहता है, शिवा सॉरी भाई, वो कल मैंने नशे में कुछ ज्यादा ही उल्टा सीधा कर दिया था। सॉरी। सूर्य ना कहकर शांत हुआ तो उसके इस जवाब के सिवा सवाल करता है, हाँ ठीक है, तो क्यों? आखिर कौन है वो लड़की जिसके चक्कर में तू कल रात आदमी और औरत में फर्क करना तक भूल गया था? शिवा बोला, जिसके जवाब में सूर्याश बोला, मिहिका। मिहिका नाम है उसका, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है, वह मुझे अपनाने के लिए तैयार ही नहीं है। सूर्यांश ये सब अपने दुखी मन से कह रहा था और आगे वह खुद से ही बोला, आखिर उसे मैं क्यों पसंद आने लगा? मैं भूल गया था कि एक चोर तो चोर ही होता है ना, चाहे वह लड़का हो या लड़की, इससे क्या ही फर्क पड़ता है? मुझे सबकी उधार और भीख में दिया जा रहा है, इसका मैं क्या करूंगा? सूर्यांश ये बोला तो उसे अपने दिल में अजीब सी चुभन महसूस हुआ। दरअसल इन कुछ दिनों में सूर्यांश के साथ बहुत कुछ हुआ था। एक तो धावित में उसे उसी के गर्लफ्रेंड के साथ मिलने कर धोखा दिया और मार डाला। बाद में जब उसे होश आया तो राम सिंघानिया ने उसके सामने कॉन्ट्रैक्ट के पेपर रख दिए और किसी का बेटा बना दिया जो उसके पैसे लेता है। ये अजीब था उसके लिए। कैसे कोई किसी औरत को अपनी मां कहेगा सिर्फ चंद पैसे के लिए? फिर आगे चलकर उसे कुछ हासिल होने भी वाला था तो उसी का अपना दोस्त बंटी ने उसके ऊपर शक के कई सारे दर्द भरे तीर चला दिए, जिसके बाद तो उसने मारा भी था। उसके बाद ही उसे इस बात की जानकारी होती है कि वह जिस चीज के लिए लड़ रहा है, जो उसके है, वह उसका था ही नहीं। माने धावित उसका सौतेला भाई है ही नहीं, साथ में ये भी कि सूर्यांश रायजादा फैमिली का वारिस ही नहीं है। उसके बाद तो सूर्यांश ने खुद को एक नाजायज औलाद भी मान लिया था। अब उसे ऐसा लगने लगा है जैसे उसे को भी मिल रहा है वह सब उधार या भीख में मिल रहा है। अजीब है ना, पर सच्चाई यही है। यही सब सोचकर सूर्यांश मिहिका को मनाने के लिए आगे नहीं बढ़ा। उसे डर था कि कहीं मिहिका भी उस पे तरस खाकर ना प्यार कर ले। सूर्यांश अब रिश्तों से मुंह मोड़ चुका है। कॉन्ट्रैक्ट पर मिली माँ जिसे चाहता है वह लड़की 4 है और जो उसे चाहिए वह उसका है ही नहीं, बल्कि उसको एक मोहरा बनाकर धावित इंटरप्राइजेज इतना बड़ा किया गया था। सूर्यांश ने अपनी पूरी जिंदगी झोंक दिया था सिर्फ धावित इंटरप्राइजेज को एक काबिल और कामयाब बिजनेस बनाने के लिए, और देखो मिला क्या, दिखा और मौत। सूर्यांश तो ये भी नहीं कह सकता था कि वह इस वक्त जिस बॉडी में है वह भी उसका है। ये तो सूर्या का बॉडी है जिसे राम ने उधार दिया है, जिसे वह किस्तों में चुका रहा है।
सूर्यांश कल रात अंदर ही अंदर टूट चुका था, इसलिए उसने नशे में आकर ये सारी हरकतें कर दी थी। तो तेरी वाली का नाम मिहिका है और तू उससे प्यार करता है। तो मेरे शेर ये बता, वो दिखने में कैसी है? तेरे डोले सोले को क्या झेल पाएगी? बोल, कहते हुए जब शिवा मुस्कुराया और सूर्यांश उसके मुस्कुराहट को देखता है तो वह जरा झेप जाता है। भाई, अब मेरा उस लड़की से कोई वास्ता नहीं है, मैंने अब उसे आजाद कर दिया है। इतना कहकर सूर्यांश एक गहरी सांस लेकर आगे कहता है, वैसे हम किसी पे अपनी जिम्मेदारी नहीं थोप सकते हैं भाई। और यहाँ तो सवाल प्यार का है। अगर उसे ऐसे ही खुशी मिलेगी तो अच्छा है, ऐसे ही सही, पर अब मैं कुछ नहीं करने वाला। सूर्यांश ने कहा तो शिवा उसे देखने लगा। वह देख पा रहा था ये सब कहते हुए किस लेवल के दर्द को अपने अंदर दबाए हुए रखा था सूर्यांश ने। इसके बाद शिवा में कुछ नहीं कहा और बस उसके साथ चलता रहा और दोनों कुछ ही देर में ऑफिस पहुंच गए थे। सूर्यांश और शिवा आकर अपने डेस्क पे बैठे ही थे कि तभी वहां एक लड़की आ धमकती है और सूर्यांश के पीछे से उसके गले लगते हुए उसके गाल पे किस कर लेती है। सूर्यांश एकदम से हड़बड़ा जाता है और अगले ही पल गुस्से में खड़े होकर उस लड़की को देखता है जो उसके सामने खड़ी उसके गुस्से पर भी उसे प्यार से देख रही थी। कम मेकअप और छोटे कपड़े में निशा क्या खूब लग रही थी। आज के नए जमाने में दिल्ली की खूबसूरती इन लड़की के बदौलत ही बरकरार है, वरना अमीर तो अपनी अमीरी दिखाने, गरीब अपनी गरीबी को झेलने और मिडिल क्लास के लड़के खुद के भविष्य को बनाने में ही लगे हुए हैं। निशा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? और मैंने कहा था ना, तुम मुझसे यहाँ ऑफिस में मिलने नहीं आओगी, तो तुम यहाँ क्यों आए? और तुम्हारी बहन ने तो तुम्हें नहीं देखा ना? सूर्यांश सवाल और गुस्सा दोनों एक साथ लपेट दिया निशा के ऊपर, लेकिन निशा को थोड़ा भी गुस्सा नहीं लगा, बल्कि वह तो और ज्यादा खुश होकर बोलती है, तुम्हारी याद आ रही थी तो मैं यहाँ आ गई। अच्छा किया ना, और तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? यह मेरा ही ऑफिस है और दीदी कुछ नहीं कहने वाली, निशा ने बेफिक्री से बेफिक्र होकर कहा। तो सूर्यांश उसके बाजू को पकड़ गुस्से में उसे दबाते हुए अपने साथ नीचे बाहर लेकर जाने लगा। तो निशा उसे देखने लगी, उसे दर्द भी हो रहा था उसके ऐसे कस के पकड़ने से, लेकिन वह कुछ नहीं बोल रही थी। दोनों नीचे आए तो सूर्यांश निशा को दूर धकेल कर आगे कर दिया, जिससे निशा 2 कदम तक लड़खड़ा सी गई। वह चौंकी, लेकिन अगले ही पल सूर्यांश को देखकर उसके करीब और अपने एड़ी पे चढ़ते हुई उसके होंठों को अपने होंठों में कैद कर उसे किस करने लगी। सूर्यांश चौंक गया और इसे धक्का देने लगा, लेकिन निशा जैसे अपनी पूरी ताकत उसके लगा चुकी थी, उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। सूर्यांश इस बार गुस्से में आकर उसे धकेल देता है, पर निशा उससे दूर होकर फिर उसके करीब कर उसे फिर से किस करने लगती है। निशा के ऐसे बेबाक और जबरदस्ती से सूर्यांश कुछ नहीं कर पाया और थोड़ी देर बाद वह भी उसे किस करने लगा। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही किस करते रहे और जब दोनों की सांसें उखड़ सी गई तो सूर्यांश उसे छोड़ता है और दोनों अलग अपने सांसों को काबू करने लगते हैं। लेकिन तभी सूर्यांश की नजरें अचानक से सामने जाती है, जहां खड़ी एक लड़की उन्हें ही देख रही और उसकी आंखों में आंसू थे। CH93 I hate you। दोनों नीचे आए तो सूर्यांश निशा को दूर धकेल कर आगे कर दिया, जिससे निशा 2 कदम तक लड़खड़ा सी गई। वह चौंकी, लेकिन अगले ही पल सूर्यांश को देखकर उसके करीब और अपने एड़ी पे चढ़ते हुई उसके होंठों को अपने होंठों में कैद कर उसे किस करने लगी। सूर्यांश चौंक गया और इसे धक्का देने लगा, लेकिन निशा जैसे अपनी पूरी ताकत उसके लगा चुकी थी, उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। सूर्यांश इस बार गुस्से में आकर उसे धकेल देता है, पर निशा उससे दूर होकर फिर उसके करीब कर उसे फिर से किस करने लगती है। निशा के ऐसे बेबाक और जबरदस्ती से सूर्यांश कुछ नहीं कर पाया और थोड़ी देर बाद वह भी उसे किस करने लगा। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही किस करते रहे और जब दोनों की सांसें उखड़ सी गई तो सूर्यांश उसे छोड़ता है और दोनों अलग अपने सांसों को काबू करने लगते हैं। लेकिन तभी सूर्यांश की नजरें अचानक से सामने जाती है, जहां खड़ी एक लड़की उन्हें ही देख रही और उसकी आंखों में आंसू थे। दोस्तों, कंटेंट गाइडलाइंस आया था मेरे पास, तो मुझे जरा संभल कर आगे बढ़ना होगा। खैर कोई ना, होता रहता है, आगे से ध्यान रखा जाएगा। सूर्यांश हैरानी भरे स्वर में सामने खड़ी रोती हुई लड़की को देख कहा, मम्मिका। ये आवाज सुनते ही निशा भी पीछे पलट उसे देखती है तो उसे पहचान जाती है। ये वही लड़की है जो उस दिन हॉस्पिटल आई थी और सूर्यांश के साथ जो लेडी थी, उन्होंने सबको डांट कर भगाने के बाद भी इस लड़की को जाने नहीं दिया था। सूर्यांश अब निशा के पास से हट जब मिहिका की तरफ 1-2 कदम आगे बढ़ाता है तो मिहिका उसे देख 2 कदम पीछे हट जाती है। मेरे पास मत आना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना घटिया निकलोगे, मुझसे जान छुड़ाकर यहाँ इस लड़की के साथ। छीन, आई हेट योर सूर्या। उद्धरण, नहीं मिहिका, मेरी बात तो सुनो। सूर्यांश मिहिका के मुंह से ये सब सुन एकदम से सोच में पड़ गया था। वैसे भी यहाँ उसी को गलती थी, आखिर कैसे वह मिहिका की जगह किसी और लड़की को किस कर सकता था। मिहिका उल्टे पांव वहां से दौड़ती हुई जाने लगी तो सूर्यांश भी उसके पीछे उसे रोकते हुए दौड़ा, लेकिन इतने में निशा ने उसे रोक लिया। कहाँ जा रहे हो तुम, मुझे छोड़कर रुको। मिहिका ने उसके बाजू को पकड़ उस पे अपनी पकड़ कसते हुए कहा तो सूर्यांश उसे जल्दी से झटक तेजी से बाहर की तरफ भागा। इधर मिहिका एक पीली तेजी में बैठी और टैक्सी वाले को यहाँ से कहीं दूर ले जाने को कहा, जहाँ सूर्यांश तो क्या उसकी परछाई भी उस पे पास ना हो, लेकिन तेजी आगे जा पाता। इतने में टैक्सी का दरवाजा खुला और सूर्यांश अंदर बैठा। मिहिका उसे देख खुद को रोक नहीं पाए और वह रोने लगी। सूर्यांश उसे छूना चाहा, पर इतने में मिहिका ने उससे खुद को दूर करते हुए दरवाजा खोल बाहर जाने लगी, पर सूर्यांश ने ऐसा होने नहीं दिया और मिहिका को खुद से चिपका कर ड्राइवर को टैक्सी चलाने को कहा।
मिहिका जब तक तेजी एक खाली जगह पर आकर ना रुकी तब तक वह सूर्यांश को मारती रही और रोती रही। सूर्यांश बाहर निकला और मिहिका को भी निकाल झट से उसे अपने गोद में उठा लिया। मिहिका झटपटाई खासमसाई, लेकिन सूर्यांश ने पकड़ मजबूत बना सामने एक बड़ा सा घर जो अपनी बन रहा था उसके अंदर उसे ले जाने लगा। कुछ मिनट और 5 माला ऊपर चढ़ने के बाद सूर्यांश जब मिहिका की नीचे उतारा तो मिहिका उसके गाल पे एक जोरदार थप्पड़ रसीद दी और रोते हुए चीख कर बोली, क्यों लाए हो मुझे यहाँ? क्या तुम कभी मुझसे प्यार करते भी थे? उद्धरण। मिहिका मेरी बात सुनो। सूर्या उसे समझाने के लिए उसके पास आया पर मिहिका उससे 2 कदम पीछे हट गई। नहीं अब नहीं, तुम घाटिया हो, तुम जानते भी हो, एक लड़की हर चीज बांट सकती है लेकिन अपना प्यार नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं, तुमने मेरा दिल तोड़ा है। मेरे सामने ही तुम उसे तारांकन। नहीं, मिहिका फफक कर रो पड़ी थी। सूर्यांश मिहिका के दर्द को समझ पा रहा था। वह आगे बढ़कर मिहिका को अपने गले से लगा तो मिहिका उससे गुस्से में बोलते हुए उसे धक्का देने लगी, लेकिन सूर्यांश अपनी पकड़ बनाए हुए मजबूती बनाने लगा। मिहिका थोड़ी देर उससे छूटने की मशक्कत करने के बाद जब उसे समझ आया कि उसके बाहों से छूटना मुमकिन नहीं है तो वह शांत हो गई और रोने लगी। सूर्यांश उसे तब तक वैसे ही सीने से लगाए रखा जैसे तक कि मिहिका की सिसकियां बंद ना हो गई। पूरी रात मिहिका जागकर यही सोचती रही कि वह सूर्यांश को चुने या नहीं, उसे कहे कि नहीं, उसे उसके मन की करने दे कि नहीं। और जब मिहिका को यह समझ आया कि वह सूर्यांश से दूर नहीं रह पाएगी, उसे सूर्यांश चाहिए और वह अब उसे कह देने की वाह ली है कि हाँ वह शादी के लिए तैयार है। और यह भी मिहिका सोच ली थी कि वह कैसे भी करके अपनी माँ को इसके लिए मना लेगी। जब मिहिका सूर्यांश के ऑफिस आई क्योंकि उससे रहा नहीं जा रहा था, और जब उसने अचानक से सूर्यांश को किसी और के बाहों में किस करते हुए उसे देखा तो मानो उस वक्त मिहिका के ऊपर पहाड़ टूटकर गिर पड़ा था। एक लड़की सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी पर अपने चाहत को कभी किसी और के बाहों में देख नहीं सकती। कैसे कोई बर्दाश्त कर पाएगा कि उसकी चाहत किसी और के बाहों में है? ना एक लड़का और ना ही एक लड़की, कभी नहीं। मिही जब मिहिका थोड़ा शांत हुई तो सूर्यांश प्यार से पुचकारा तो मिहिका फिर से उसके सीने पे जोर जोर से मुंह के बरसाने लगी। बहुत बुरे हो तुम, आई हेट यू, तुमने मेरा दिल तोड़ा है। कैसे चिपके हुए थे तुम उस चौड़ेल से? मिहिका चटकते हुए बोली। तो इस पर सूर्यांश फिर से प्यार से बोला, सॉरी मिही, अगली बार से मैं किसी लड़की को अपने करीब नहीं आने दूंगा। उद्धरण। मिहिका की नाराजगी अभी भी जारी था। नहीं, तुम झूठे हो, मुझे तुम पर भरोसा नहीं, तुम झूठे हो, समझे तुम झूठे, मुझे तुमने नफरत है, समझे तुम, आई हेट यू। मिहिका के इस जवाब पर सूर्यांश मुस्कुराया और उसे अपने बाहों में कसते हुए बोला, ओके, मैं बुरा हूं, आई हेट यू टू मिही, लेकिन दूरी जाने की बात मत करना। सूर्यांश बोला और होले से उसके माथे को चूम लिया। तो मिहिका की आंखें अपने आप ही बंद हो गई और वह कसमसा कर रह गई। आई हेट यू, मिहिका बुदबुदाई तो सूर्यांश मुस्कुराया और बोला, आई हेट यू टू। उद्धरण। सूर्यांश मुस्कुरा उठा था, होंठों पे एक तिरछी मुस्कान। थोड़ी देर बाद सूर्यांश मिहिका को खुद से अलग किया। आसपास ऐसा कुछ नहीं था जहां वह बैठ सके, इसलिए उसने पास में खड़े एक पिलर के पास आकर नीचे बैठ गया और अपने एक पैर को मोड़कर उस पे अपने हाथ रख मिहिका को बैठने के लिए कहा तो मिहिका उसके पास जा बैठी और उसके सीने पे सर कर आंखें बंद कर ली। सूर्यांश स्माइल करते हुए मिहिका के बाल को एक हाथ से सहलाने लगा। फिर थोड़ी देर बाद सूर्यांश कुछ सोचते हुए कहा, मिही, हन। उद्धरण। अच्छा बताओ, तुम सुबह मेरे ऑफिस आई थी? उद्धरण। हन। मिहिका फ्री से उन्मुनाई और इसके बाहों खुद को छिपा ली ऐसे कि जैसे एक बच्चा लिप जाता है। सूर्यांश के बाहों में उसके खुशबू में मिहिका को काफी अच्छा महसूस हो रहा था। हेनेनेम तो ठीक है, पर आई क्यों थी, ये बताओ। सूर्यांश अभी भी सोच रहा था कि मिहिका सुबह सुबह उसके पास आखिर आई ही क्यों थी। जबकि सूर्यांश और मिहिका के बीच कल को हुआ, उसके बाद तो सूर्यांश को लगा जैसे मिहिका उसके पास आएगी ही नहीं। मिहिका जब शांत रही तभी सूर्यांश कुछ सोचते हुए कहा, मिही, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलाना चाहता हूँ। ये सुनते हुए मिहिका एक झटके में उससे दूर हुई और उसके चेहरे को निहारने लगे। इस वक्त सूर्यांश के चेहरे पे मुस्कुराहट, आंखों में जिद और होंठों पे स्माइल थी। मिहिका उसे देख मुस्कुरा उठी और उसके बाहों में जा छिपी। सूर्यांश समझ गया कि मिहिका की तरफ से हाँ है, और ये समझते ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। तभी सूर्यांश का फोन बज उठा और सूर्यांश से फोन देखा तो शिवा का कॉल था। सूर्यांश कॉल रिसीव किया तभी शिवा उधर से भड़कते हुए बोला, कहाँ चला गया है तू? भूल गया क्या? आज धवित सर को कल वाले डील का पेपर देना था। सर काफी गुस्से में है और तुझे कंपनी से निकाल देने की बात भी कर रहे थे। शिवा के मुंह से ये सब सुनते ही सूर्यांश सकते में आ गया। मिहिका उसके चेहरे पे बदलते भावों को देख पा रही थी। CH94 एंग्री मूड। मिहिका जब शांत रही तभी सूर्यांश कुछ सोचते हुए कहा, मिही, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलाना चाहता हूँ। ये सुनते हुए मिहिका एक झटके में उससे दूर हुई और उसके चेहरे को निहारने लगे। इस वक्त सूर्यांश के चेहरे पे मुस्कुराहट, आंखों में जिद और होंठों पे स्माइल थी। मिहिका उसे देख मुस्कुरा उठी और उसके बाहों में जा छिपी। सूर्यांश समझ गया कि मिहिका की तरफ से हाँ है, और ये समझते ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। तभी सूर्यांश का फोन बज उठा और सूर्यांश से फोन देखा तो शिवा का कॉल था। सूर्यांश कॉल रिसीव किया तभी शिवा उधर से भड़कते हुए बोला, कहाँ चला गया है तू? भूल गया क्या? आज धवित सर को कल वाले डील का पेपर देना था। सर काफी गुस्से में है और तुझे कंपनी से निकाल देने की बात भी कर रहे थे।
शिवा के मुंह से ये सब सुनते ही सूर्यांश सकते में आ गया। मिहिका उसके चेहरे पे बदलते भावों को देख पा रही थी। शिवा के कॉल करने के बाद सूर्यांश वहां से जल्दी में मिहिका के साथ ऑफिस चला आया था। ऑफिस आते ही शिवा ऑफिस के एंट्रेंस गेट पे उसी का वेट करते हुए दिख गया था। कहाँ चला गया था तू? हान, तुझे मालूम भी है सर कितने गुस्से में है और तू। सूर्यांश के पास आते ही शिवा उस पे जैसे गुस्से में बरस पड़ा, लेकिन अगले ही पल उसके सूर्यांश के पास सूर्यांश के हाथों में हाथ डाले एक खूबसूरत लड़की को देखा तो वह चुप हो गया और सूर्यांश को देखने लगा। अभी तो गया था किसी और लड़की के साथ, किसी और लड़के साथ रहा है। यू चक्कर क्या है? शिवा के दिमाग के घोड़े जैसे काम करना बंद कर चुके थे। सूर्यांश ने जब देखा कि शिवा उसे ही घूर रहा है और उसकी काली कौवे जैसी नजरें बार बार मिहिका के ऊपर जा रही है, तो वह मिहिका को अपने पीछे कर कहता है, चल, मुझे भी जरा काम है, तो जल्दी निपटा कर आते हैं। उद्धरण। सूर्यांश ने कहा, तभी, अच्छा ये लड़की कौन है? शिवा मिहिका के बेदगी दूध से भी गोरे चेहरे को देखते पूछा, तो सूर्यांश बोलता है, ये मिहिका है। तुम्हें बताया था। सूर्यांश ने जैसे ही मिहिका का नाम लिया तो शिवा को सुबह वाली बात एकदम से आ गई। उसे याद आ गया कि कल रात इसी लड़की के याद ने सूर्यांश को ना जाने क्या क्या बना दिया था, कि वह उसके ही इज्जत को लूट लेने के पीछे पड़ा हुआ था। शिवा एकदम से बोला, तो आप है मिस मिहिका है? यार, जब इतनी खूबसूरत लड़की तेरे पास है तो कल मुझे मेरे इज्जत आगे बोल पाता शिवा की उससे पहले ही सूर्यांश जल्दी से आकर उसके मुंह को बंद कर उसे धमकी भरे लहजे में उसके कान के पास जाकर खिसियाते हुए बोला, चुप रह, अगर मुंह खोला तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। सूर्यांश के आंखें दिखाने पर शिवा शांत हुआ तो मिहिका सामने आंखें छोटी कर सूर्यांश को घूरने लगी। तभी उसे देख खुद को नॉर्मल कर हंसते हुए बोला, मिही, चलो मैं तुम्हें यहाँ का कैंटीन दिखाता हूँ। इतना बोल शिवा को पीछे धलेक मिहिका की उंगलियों में अपना उंगली फंसा लिया और जल्दी से वहां से कैंटीन की तरफ बढ़ चला। उसे डर था कि कहीं शिवा कुछ बोल ना दे कल रात को लेकर, फिर तो मिहिका उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी। शिवा फिलहाल के लिए चुप ही रहा और सूर्यांश मिहिका को कैंटीन में थोड़ी देर बैठने को बोल चला आया। दोनों ही अब धावित के ऑफिस के बाहर खड़े थे। शिवा में नॉक किया तो अंदर से आवाज आते ही दोनों अंदर गए। धावित वही बैठा हुआ था, साथ में डिंपल भी थे, लेकिन जैसे ही सूर्यांश अंदर आया ही डिंपल अपने चेहरे को जैसे छिपाने लगी थी। दरअसल उसके एक गाल पे उंगलियों के निशान बने हुए थे, जिसे मेकअप से भी वह कवर नहीं कर पाई थी। सूर्यांश ने उसे अपने गाल पे छपे निशान को छुपाते हुए देख लिया था, जिसे देख उसके होंठों पे मुस्कान खिलाई थी। वह जान गया था कि यह किसका किया करा होगा। धावित अपने चेयर पे बैठा गुस्से में लग रहा था, क्योंकि उसके हाथों पे बने नसों के उभार को वे दोनों अच्छे से देख पा रहे थे। धावित के पास जब सूर्यांश का कॉल आया था और उसने उसे ब्लैकमेल किया था, हालांकि वह असली वाला सूर्यांश नहीं था, फिर भी उसके आवाज, उसके बोलने के ढंग ने धावित को अंदर तक हिलाकर रख दिया था, जिसके बाद से ही वह गुस्से में था। क्या कर रहे थे? हान, धावित गुस्से में था, तेरे बाप का राज चलता है यहाँ, जो तू जब चाहे तब जहां चाहे वहां चला जाए। अगर काम नहीं करना तो कॉन्ट्रैक्ट का पेनल्टी भर और निकल यहाँ से। मेरे पास तुम जैसों के लिए कोई जगह नहीं है। फतेच। धावित एकदम से भड़क गया था, जिसे सुनते ही सूर्यांश के हाथों की नस तन गई थी, आंखों में ज्वाला पनप उठा था। शिवा बता को संभालते हुए माफी मांगते हुए कहा, सर, सॉरी सर, आइंदर से गलती का एक भी मौका नहीं देंगे। हम माफी मांगते हैं, प्लीज सर, हमें एक बार माफ कर दीजिए। शिवा ने माफी मांग सर अपना झुका लिया, पर सूर्यांश वैसे ही उसे गुस्से में घूरते हुए खड़ा रहा। क्यों बेघूर क्यों रहा है? आंखें नीचे कर। धावित को जब उसके आंखों में अपने लिए गुस्सा और नफरत दिखा तो वह खिसियाते हुए बोला, लेकिन सूर्यांश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। वह अभी भी वैसे ही उसे गुस्से में घूरता रहा। शिवा तो एकदम से बोरा गया, उसे सब कुछ बिगड़ता हुआ दिखाई देने लगा था। उसे अपनी नौकरी की फिक्र होने लगी थी। धावित जब गुस्से में उठा तो शिवा उससे माफी मांगने लगा, लेकिन ना ही धावित के आंखों में कोई खौफ दिखाई दिया और ना ही सूर्यांश उसके सामने झुका। धावित सामने आकर सूर्यांश के आंखों में देखने लगा और गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तू औकात से आगे बढ़ रहा है। मैंने तुझे छूट क्या दे दी? मुझे ही आंखें दिखाने लगा, अभी भी आंखें दिखा रहा है। अगर तूने ये आंखें अपनी नीची नहीं की तो इसे फोड़ दूंगा। जल सूरज तो उगेगा, लेकिन तेरी आंखें उसे देखने के लिए नहीं बचेगी। समझा तू फटीच? धावित तो अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। वह जिस तरह की बातें कर रहा है तो उसे सुनकर किसी का भी खून खौल उठे। सूर्यांश इस बार तनते हुए उसके आंखों में देख बिना किया खौफ के बोला, औकात तो मेरी कितनी है, उसे देखकर तुम समझ पाओगे। बस मैं कॉन्ट्रैक्ट की वजह से शांत हुआ, वना। उद्धरण। वना क्या कर लेगा तू? फटीचर है, पहनने तक के कपड़े लॉन्ड्री वाले से उधार लेता है और चला है मुझे धावित रायजादा से टकराने। धूल में मिटा तुझे। अपनी आंखें नीचे कर और निकल यहाँ से। जाकर अपना काम कर, तुझे छोड़ रहा है। यह मेरा उपकार समझ ले कि भीख दे रहा हूँ। समझ, अब चल निकल। ये सुनकर सूर्यांश को काफी गुस्सा आया और वह अपनी मुट्ठियों को कस मुक्का बनाते हुए धावित के चेहरे पे मारने ही वाला होता है कि तभी वहां जल्दी से डिंपल आ जाती है। हे रुक जाओ। डिंपल एकदम से दोनों के बीच में आकर खड़ी हो गई थी। तुम इसे मारने की गलती से भी भूल मत करना, वरना जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। दूर हटो मेरे धावित के पास से, डिंपल कहते हुए सूर्यांश के सीने पे हाथ कर उसे दूर झटक देती है, जिससे सूर्यांश 2 कदम पीछे हट जाता है।
लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं होता है। दोनों में गहमा-गहमी ज्यादा ना हो, जिसलिए डिंपल धवित को और शिवा सूर्यांश को वहां से बाहर ले जाने लगता है। एक दिन आएगा जब तुम पछताओगे, तब तुझे कुत्ता बनकर मेरे सामने भौंकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। सूर्यांश बाहर जाते हुए गुस्से में बोल रहा था, तो वही अपने लिए कुत्ता जैसे वर्ड सुनकर धवित गुस्से में भड़कते हुए कहा, देखता हूँ अगर तुझे अपने ऑफिस का डॉगी ना बना दिया ना, तो मेरा भी नाम सूर्यांश राय ज्यादा नहीं। दोनों गुस्से में थे, एक दूसरे पे हावी होने की फुल मूड में थे, लेकिन दोनों ही शांत नहीं हो पा रहे थे। सूर्यांश के बाहर जाते ही डिंपल उसको चेयर पे बैठा उसको शांत कराने लगी, लेकिन धवित का गुस्सा थोड़ा भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। जब डिंपल को कुछ समझ नहीं आया, तो वह धवित के होंठों पे अपना होंठ रख उसे चूमने लगी। इधर बाहर सूर्यांश आते ही एक जी झटके में शिवा को खुद से दूर झटक दिया और बोला, तूने रोका क्यों मुझे? आज इसके बतीसी तोड़ तोड़ डालता मैं। साला अपने आप को समझता क्या? फटीचा हूं मैं, तेरी तो मैं। रुक साले, अभी आया हूं। सूर्यांश फिर से गुस्से में भड़कते हुए दरवाजे की तरफ चला तो शिवा उसे जल्दी से पकड़ रोकते हुए कहा, रुक जा मेरे ब्रूस ली। पागल मत बन भाई। उद्धरण, तूने सुना नहीं उसने क्या कहा मुझे? उद्धरण, हाँ सुना ना, लेकिन क्या कर सकते हैं, वह मालिक है यहाँ का और हम नौकर। उद्धरण, तो इसका मतलब हम चुप रहे और इसे जो भी मन में आए यहाँ बोलता रहा। तू समझ नहीं रहा है भाई, ये कितना बड़ा कमीना है। मैं जानता हूँ इसको अच्छे से। आखिर मेरा भा। सूर्यांश बोलते बोलते अचानक से चुप हो गया। उसे ध्यान आ गया कि वह गुस्से में अभी अभी क्या बोलने जा रहा था, शिवा से। अगर एक शब्द भी आगे निकालता तो उसके सारा भांडा शिवा के सामने खुल जाता। अब सूर्यांश अपने आंखों को भींच एक गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया। उसके नाक से अभी भी गर्म हवा निकल रहा था, जिससे पता चल रहा था कि वह इस वक्त कितने गुस्से में है। शिवा के ऐसे खींचने से उसके शर्ट का एक बटन खुल गया था, जिसे वह लगाते हुए बोला, तू जा और इसे डील वाले फाइल दे दे। मैं नहीं जाने वाला और तू कुछ कहेग? अभी नहीं। हाँ और सुन, मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। सूर्य ने कपड़े ठीक किया और वहां से चला गया। शिवा अवाक होकर इसे देखता ही रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि झगड़े ये दोनों और बलि का बकरा वह कैसे बन गया। उसे तो अभी भी डर लग रहा था, रोए खड़े थे उसके हाथों और पैरों के। इधर सूर्यांश कैंटीन में आया तो सामने का नजर देख उसका गुस्सा जैसे सातवें आसमान पर आ चढ़ा। वह गुस्से में सामने टेबल के पास बैठी मेहिका की तरफ बढ़ने लगा। चलते हुए उसके गर्दन और हाथों के नस तनते जा रहे थे और जबड़ा कसता जा रहा था। आज सूर्यांश फुल एंग्री मूड में थे। वह कुछ भी कर गुजर जाने पे तुला हुआ था। सामने बैठी टेबल के पास मेहिका सूर्यांश के गुस्से से अनजान थी। अब क्या होने वाला है? क्या होगा अब आगे? क्या करने वाला है सूर्यांश? CH95 अनकंट्रोल बोला, तू जा और इसे डील वाले फाइल दे दे। मैं नहीं जाने वाला और तू कुछ कहेगा भी नहीं। हाँ और सुन, मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। सूर्य ने कपड़े ठीक किया और वहां से चला गया। शिवा अवाक होकर इसे देखता ही रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि झगड़े ये दोनों और बलि का बकरा वह कैसे बन गया। उसे तो अभी भी डर लग रहा था, रोए खड़े थे उसके हाथों और पैरों के। इधर सूर्यांश कैंटीन में आया तो सामने का नजर देख उसका गुस्सा जैसे सातवें आसमान पर आ चढ़ा। वह गुस्से में सामने टेबल के पास बैठी मेहिका की तरफ बढ़ने लगा। चलते हुए उसके गर्दन और हाथों के नस तनते जा रहे थे और जबड़ा कसता जा रहा था। आज सूर्यांश फुल एंग्री मूड में थे। वह कुछ भी कर गुजर जाने पे तुला हुआ था। सामने बैठी टेबल के पास मेहिका सूर्यांश के गुस्से से अनजान थी। सूर्यांश इतने गुस्से में आ चुका था कि वह सीधा धवित को मारने पे आ तुला था। हालांकि दोनों में बहस हुई थी, पर दोनों एक दूसरे को मार पाते। इतने में शिवा और डिंपल ने आकर बीच बचाव कर दिया था। तभी शिवा सूर्यांश को कमरे से बाहर ले आया था। सूर्यांश का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था, पर तभी उसे मेहिका को याद आ जाती है, जो वही पास के नीचे वाले कैंटीन में बैठी हुई थी। क्योंकि कैंटीन कंपनी के नीचे ही था, तो सूर्यांश को वहां आने में जरा भी देरी नहीं लगा था। पर वहां आते ही मेहिका की तरफ देखकर उसका गुस्सा जो थोड़ा शांत हुआ था, वह लावा की तरफ धधक उठा। सूर्यांश गुस्से में मेहिका की तरफ बढ़ने लगा और मेहिका थी कि वह इस वक्त सूर्यांश के गुस्से से बेखबर थी। अचानक से मेहिका के पास खड़ा एक लड़का, जो मेहिका से हंस हंस कर बातें कर रहा था, उसके मुंह पे जोरदार मुक्का पड़ता है। अचानक से पड़े मुक्के को वह लड़का संभाल नहीं पाया है और औंधे मुंह पीछे की तरफ गिर जाता है। मेहिका इन सब से डर कर अपने मुंह पे हाथ रखे हैरानी से उस लड़के को देखने लगी थी, जो अभी अभी अच्छा खासा मेहिका से बातें कर रहा था और अब नीचे पड़ा कर आ रहा है। उस लड़के के होंठ और नाक से खून निकल रहा था, जिसे देख मेहिका और ज्यादा हड़बड़ा जाती है। तभी वह अपने सामने देखती है, जहां सूर्यांश गुस्से में उस लड़के को फुफकारता हुआ देख रहा था। सूर्यांश उस लड़के को कॉलर से पकड़ एकदम से हवा में उठा देता है और गुस्से में ठीक सामने लगे एक शीशे के टेबल पे उस लड़के को फेंक दिया है। मेहिका चीख पड़ती है और वह लड़का उस टेबल पे जैसे ही गिरता है, उस टेबल पे का लगा शीशा टूटकर बिखर जाता है। तभी सूर्यांश फिर से उस लड़के की ओर बढ़ता है कि मेहिका जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है। रुक जाओ सूर्या, वह मर जाएगा। मेहिका उसे रोक कहती है तो सूर्यांश उसे गुस्से में पलट देखता है। सूर्यांश की आंखें पूरी लाल थी, चेहरा गुस्से में झंझना रहा था। मेहिका डर जाती है और 2 कदम पीछे हट जाती है। वह लड़का दर्द के मारे चिल्ला रहा था। अब उसके पूरे बॉडी से खून निकल रहा था। शीशे के छोटे छोटे टुकड़े उसके बॉडी में घुस गए थे। मेहिका डर की वजह से अब रोने लगी थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सूर्यांश को हो क्या गया है।
इधर जो लोग थे वे सब भाग खड़े हुए थे। सूर्यांश का गुस्सा जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेहिका तो डर कर एक कोने में जा खड़ी हुई थी, आंखों से आंसू आने लगे थे। उसे सूर्यांश की फिक्र होने लगी थी और साथ ही उसके लड़के के लिए दुख भी, क्योंकि अब वह लड़का किसी हालत में नहीं था, उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रहा था, वह अधमरा सा जमीन पर पड़ा हुआ था। सिक्योरिटी ऑफिस में कैमरे में सूर्यांश को मार खाते देख वहां के ऑफिसर ने गार्ड्स को कॉल मिला दिया था और इधर शिवा को भी इस बात की खबर लग गई थी। सब दौड़ लगा चुके थे कैंटीन की तरफ। इधर सिक्योरिटी ऑफिसर ने पुलिस को भी कॉल मिला दिया था। सूर्यांश पागल हो गया था, वह खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और ये बात कहीं ना कहीं वह भी अच्छे से समझ रहा था। कारण ये था कि सूर्यांश कई दिन से डॉक्टर जॉनसन के दिए दवाइयों को खाना ही भूल गया था। शायद इस वजह से उसका दिमाग और बॉडी एक दूसरे के साथ संतुलित नहीं पा रहे थे। वह लड़का सूर्यांश को अपनी तरफ आता देखकर डरते हुए पीछे घिसकने लगा था। जैसे जैसे वह घिसट रहा था वैसे वैसे एक खून की धारा उसके पीठ से होते हुए जमीन पे रास्ता बनाती जा रही थी। कुछ ही पल में सूर्यांश उस लड़के के सामने आया तो वह लड़का उससे छोड़ देने की भीख मांगने लगा। प्लीज मुझे छोड़ दो, आइंदा मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा, मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं किया है। एक तो वह लड़का ये समझ नहीं पा रहा था कि उसे सूर्यांश इतनी बुरी तरह से पिट क्यों रहा है और ऊपर से सूर्यांश का लगातार बढ़ता हुआ गुस्सा वह संभाल भी नहीं पा रहा था। सूर्यांश खुद पर से अपना कंट्रोल खो चुका था। तभी वहां 4-5 गार्ड्स आ जाते हैं और आते ही सूर्यांश को जल्दी से आकर पकड़ लेते हैं। सूर्यांश गुस्से में उन्हें देखता है, छोड़ो मुझे, वरना मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आई किल यू एवरल, सबको मारा डालूंगा, छोड़ो मुझे। गुस्सा गुस्से में बड़बड़ा रहा था तो वही मेहिका परेशान खड़ी अपनी दोनों हथेलियां मसल रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। इधर वह लड़का जैसे तैसे खुद को संभालता हुआ दूर जाने लगा। तभी वह शिवा आ गया और शिवा के आते ही मेन गेट से दिल्ली पुलिस। अब शिवा के साथ मेहिका दोनों ही शक्ते में आ चुकी थी, क्योंकि सूर्यांश जेल जाएगा तो झमेला बढ़ जाएगा। सूर्यांश गुस्से में चीख रहा था, चिल्ला रहा था, उसका माथा गर्म होता जा रहा था और उसकी आंखें और ज्यादा लाल, इतनी कि अगर आग हो तो वह भी उसके सामने कम पड़ने लगे। पुलिस जल्दी से आकर उसे लड़के वह वहां से उठा ले जाते हैं और कुछ पुलिस सूर्यांश को पकड़ने में उनकी मदद करने लगती है। शिवा और मेहिका जल्दी से आकर इंस्पेक्टर से सूर्यांश को छोड़ देने की बात करने लगते हैं, लेकिन अब बात आगे बढ़ चुकी थी। इंस्पेक्टर भी गुस्से में था, क्योंकि वह ईमानदार था और उसे अपने इलाके में दंगाइयों से सख्त नफरत थी। सूर्यान को वह गाड़ी में बैठाने को बोलता है और साथ में शिवा और मेहिका को भी। इंस्पेक्टर सबको एक साथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है। थोड़ी देर पहले शिवा जो 150 करोड़ की फाइल पकड़े हुए था, अब उसी हाथ में हथकड़ी थी। मेहिका जो थोड़ी देर पहले खुश थी, अब उसके आंखों में आंसू थे। और सूर्यांश तो लगभग बेहोश होने के कगार पर था। अगर जल्द से जल्द उसे दवा ना दिया गया तो उसकी मौत भी हो सकती थी। पर अब बात यह है कि उसे दवा लाकर देगा कौन, क्योंकि शिवा और मेहिका उसके बारे में उतना ही जानते हैं जितना सूर्यांश ने जानने दिया है। मतलब कि सच्चाई से बेखबर है दोनों। इधर धवित अपने केबिन में बैठ हुआ सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्डेड वीडियो को देख रहा था, जो अभी अभी उसे एक गार्ड ने लाकर दिया था, जिसमें सूर्यांश उस लड़के को बेरहमी से पीटे जा रहा था। धवित गौरव होकर, अवाक होकर, आंखें चौड़ी कर वीडियो को देख रहा था। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रख देता है, जिससे धवित एकदम से डर कर उछल जाता है। अरे डर मत, शांत हो जा, अच्छा हुआ वह तेरे से नहीं लड़ा, वरना तेरी क्या हालत करता ये सोच पाना ही मेरे लिए मुश्किल है। बच गया तू इस पागल से, वह बोला और अजीब ढंग से मुस्कुरात उठा। उधर सूर्यांश, शिवा और मेहिका की इंस्पेक्टर दिल्ली CNN थाने ले आया, जो पास में ही था। CH-96 शनि का शक, सूर्यांश जेल में। इधर धवित अपने केबिन में बैठ हुआ सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्डेड वीडियो को देख रहा था, जो अभी अभी उसे एक गार्ड ने लाकर दिया था, जिसमें सूर्यांश उस लड़के को बेरहमी से पीटे जा रहा था। धवित गौरव होकर, अवाक होकर, आंखें चौड़ी कर वीडियो को देख रहा था। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रख देता है, जिससे धवित एकदम से डर कर उछल जाता है। अरे डर मत, शांत हो जा, अच्छा हुआ वह तेरे से नहीं लड़ा, वरना तेरी क्या हालत करता ये सोच पाना ही मेरे लिए मुश्किल है। बच गया तू इस पागल से, वह बोला और अजीब ढंग से मुस्कुरात उठा। उधर सूर्यांश, शिवा और मेहिका की इंस्पेक्टर दिल्ली CNN थाने ले आया, जो पास में ही था। CNN थाना, जो कि दिल्ली में धवित के ऑफिस से महज कुछ किलोमीटर की ही दूरी पे था, जहां से सिर्फ 15 मिनट लगते हैं धवित के ऑफिस आने में। यही वजह थी कि आज पुलिस पहली बार जल्दी आ पहुंचा था। खैर, इस वक्त धवित के पास जो था और जिसने उसके कंधे पे हाथ रखा था, वह शनि था। शनि आज किसी काम को लेकर उससे वार्तालाप करने से था, लेकिन यहाँ आते ही सूर्यांश और धवित के बीच हुए नोक-झोंक को सुनकर थोड़ा परेशान हो गया था। उसे डर था कि कहीं सूर्यांश इस ऑफिस को छोड़कर चला ना जाए। अगर ऐसा हुआ तो उसका प्लान मिट्टी में मिल जाएगा, उसकी मेहनत सारी कोड़े के भाव में बिक जाएगी। शनि, ये हमारे लिए खतरा है, इसका कुछ करना होगा, इस बार धवित ने कहा। आज पहली बार उसने अपने ही कंपनी के एक एम्प्लॉय को खुद के ऊपर चढ़ते हुए देखा था, तभी उसे आज सूर्यांश आप लिए कोई खतरा लगा था। इस पर शनि उसे समझाते हुए कहता है, ये खतरा नहीं, हमारे जीत की चाबी है। तुम समझ नहीं रहा, देख, अभी तुझे ये भी नहीं मालूम कि सूर्यांश जिंदा है या नहीं, जबकि तूने ही उसे अपने सामने मारा था। हाँ, और ये भी कि इस वक्त हमारे कंपनी की हालत गई गुजरी है। तुझे क्या लगता है ये 150 करोड़ का डील लेकर आना मामूली सी बात है? सीधे सीधे बता रहा हूँ,
आहार तुझे जीतना है, सूर्यांश को हराना है तो इसे अपने साथ ले ले। इसने अगर हमें राम सिंघानिया के थोड़े भी करीब ले आया ना, तो सोच, उसके बाद किसी की हिम्मत तक नहीं होगी तेरे सामने खड़े होने की। फिर तो सूर्यांश क्या उसका बाप भी। मतलब कि तू समझ रहा है ना, किसी की औकात नहीं होगी जो तेरे सामने खड़े होकर चूतक बोल सके। शनि ने कहा और फिर आगे वह की एच सोचते हुए बोला, ये हमारे काम आने वाला है। मैंने इसके बारे में कुछ पता किया है और तुझे जानकर हैरानी होगी। इसके पास्ट से रिलेटेड एक भी जानकारी मुझे नहीं मिला, बस इतना कि यह किस कॉलेज से पढ़ा है और कहाँ रहता था। बाकी सब जैसे किसी ने जानबूझकर छुपा रखा है। कुछ तो है जिस वजह से मुझे इसके बारे में जानने की और ज्यादा तलब बढ़ती ही जा रही है। शनि के कहते ही धवित उसे ऐसे देखने लगा जैसे किसी ने उसे कभी ना देखा हो। धवित के इतना कुछ हुआ, कई बार सूर्या का नाम उसके सामने आया, पहली बार पहले ही दिन डिंपल से टकराने पर, फिर रहमत लॉन्ड्री वाले से मिलने के बाद माथुर ने बताया, और फिर माथुर को गोली लगा। तब इतना कुछ होने के बाद धवित में एक बार भी नहीं सोचा था कि वह सूर्या के बाद में जानकारी निकलवाई, जबकि अगर वह ऐसा करता तो हो सकता था कि सूर्यांश के बारे में उसे कुछ मालूम चला जाता और सूर्यांश उसी वक्त पकड़ा जाता। धवित ये सब सोचकर जैसे खुद को ही कोसने लगता है। ओ ढम साला, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, कहते हुए वह अपने बालों को इधर से उधर करने लगता है। और फिर वह शनि को देख कहता है, इसके बारे में और क्या पता किया तूने। धवित ये बात जैसे ही पूछता है तैसे वह शनि एक शातिर मुस्कान लिए उसे देखता है, जैसे कह रहा था, हाँ कुछ है जिसे सुनकर तुम शॉक्ड हो जाने हो, तुम्हारी आंखें निकल बाहर आ जाने वाली है। दूसरी तरफ CNN जेल यानी थाने के अंदर सूर्यांश को साथ में शिवा और मेहिका तीनों को पकड़ इंस्पेक्टर ने अंदर डाल दिया था। इधर मेहिका और शिवा दोनों की सूर्यांश के हालत को देख चिंतित हुए जा रहे थे। सूर्यांश अपने बालों को नोच रहा था। उसके बॉडी पे जिसे साफ साफ दोनों देख पा रहे थे, जगह जगह अजीब से मिले निशान बनते जा रहे थे। चेहरा सुखतर जा रहा था, लेकिन गुस्सा मानो जैसे सूर्यांश का बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था। मिहिका और शिवा दोनों साफ साफ देख पा रहे थे कि इस वक्त सूर्यांश को किसी डॉक्टर की खासा जरूरत है। मिहिका जल्दी से आकर इंस्पेक्टर को देखने लगती है, जो सामने ही बैठा हुआ था और किसी से फोन पर लगा हुआ था। मिहिका घबराई हुई सी उससे विनती करते हुए कहती है, सर प्लीज हमें छोड़ दीजिए, इन्हें डॉक्टर की जरूरत है। इसकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। प्लीज सर, हमें इन्हें लेकर हॉस्पिटल जाने दीजिए। शिवा भी जल्दी से उठकर आता है और वह भी मिहिका के हाँ में हाँ मिलाता है, तो सामने बैठा इंस्पेक्टर, जिसका नाम तलपड़े राघवान था और शल्क से गुस्सेल वाला दिखाई दे रहा था, वह अपने कानों को खुजाते हुए बड़े ही आराम से चेयर पे फैल जाता है और हंसते हुए दोनों का मजाक उड़ाते हुए कहता है, हॉस्पिटल और इसे पागल समझे हैं कि मैं साला, उसे हॉस्पिटल लेकर जाओ और तुम सारे भाग जाओ। मैं इस ना यहाँ का इंस्पेक्टर सैयद, कोई पागल ना, जो थारा दोनों का बात मान लेबो को ने, समझे, उसने कहा और फिर से किसी से फोन पर हंस हंसकर बातें करने लगा। मिहिका दौड़कर सूर्यांश के पास आए और उसके पास घुटने बल बैठकर उसके चेहरे को अपने गोद में लेकर रोने लगी। वह देख पा रही थी सूर्यांश के चेहरे से पसीना जैसे खून की तरफ बह रहा था। वह रोए जा रही थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सूर्यांश को इस हालत में देखकर उसका मन खराब हुए जा रहा था, दिल फट रहा था। जितना सूर्यांश तड़प रहा था, उससे कई ज्यादा तकलीफ मिहिका को हो रही थी। इस वक्त वह सब कुछ भूलकर सूर्यांश को बचाने में लग गई थी। अगर उसके हाथ में होता तो इस जेल को जलाकर राख कर देती, जो जेल उसके सूर्यांश को बचाने में बाधा बने। शिवा सूर्यांश के हालत को सके गुस्से में जेल के लोहे पे एक किरदार पंच मारता है और सामने इंस्पेक्टर को देख गुस्से में कहता है, इंस्पेक्टर तुम्हें समझ नहीं आ रहा, अगर आज मेरे दोस्त को कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर मेरे दोस्त को कुछ हुआ तो मैं उद्धरण तो क्या उखाड़ लेवे हैं मार। शांत रहियो नार, तो थोड़े दोस्त के साथ साथ थाड़े को भी मसल देवे है, समझ को नहीं। इंस्पेक्टर गुस्से में बोला, क्योंकि शिवा उससे गुस्से में बात कर रहा था, जिस वजह से उसे भी गुस्सा आ गया था। उसके आगे कहा, थारे दोस्त ना, इसने कोना भोला काम ना करे ऐसे, समझ को नहीं। अब जा और जाके उधर कोड़े में बैठ, वना लट पड़ेगे तेरे पिछवाड़े। थाड़ा दोस्त मर रहा से तो इसमें मैच कुछ ना कारिया से, समझा को नहीं। ताने दोस्त वेस्ट ऊका जिंदगी में मरना लिखा से, इंस्पेक्टर तलपड़े ने कहा और फिर से फोन की तरफ नजर डाला तो अब फोन कट चुका था, जिस वजह से वह फोन टेबल पे रख खड़ा हो जाता है और अपने पैंट को दोनों हाथों से पकड़ ऊपर की तरफ खींचता है। फिर बगल में पड़ा एक डंडा उठाकर शिवा को देख उसकी तरफ बढ़ जाता है। दूसरी तरफ धवित खींच रहा था। शनि के हंसता देखकर उसे जैसे लग रहा था कि शनि उस पे ऊपर ही हंस रहा है। तभी वह चिढ़ते हुए उस पर गुस्से में आंखें दिखा कहता है, देख अगर ये मजाक है तो मजाक मत कर, मैं पहले से ही काफी टेंस हूँ। माद तारांकन साला, इन सब ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है, ऊपर से तू मेरा सर मत खा, अगर बोलना है तो जल्दी बोल। धवित खींच गया था, कुछ दिनों से वह परेशान रह रहा था, ऊपर से आज उसे पता चला था कि माथुर ने उससे कुछ छुपाया है, तब से उसका दिमाग और ज्यादा गर्म हो गया था। शनि उसे शांत कराते हुए उसे बैठा देता है और फिर उससे कहता है, कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपनी एक साथी से मिलने बाहर गया हुआ था, तभी मुझे इस बात का पता चला था कि ये जो सूर्या है, इसका कनेक्शन तेरे मरे हुए भाई से है। शनि के कहते ही धवित से अजीब निगाहों से देखने लगा, उसका दिमाग जैसे अब खाली या फटने को था। क्या बक रहा है तू, होश में है या? तुझे होश में लेकर आओ।
हान, धवित ने चिढ़ते हुए कहा तो शनि हंसने हुए बड़े आराम से कहता है, होश में मुझे नहीं तुझे आने की जरूरत है, क्योंकि मैं अपना काम बखूबी निभा रहा हूँ। और हान, ये सूर्या तेरे मरे हुए भाई सूर्यांश के दोनों दोस्त मोदित और बंटी का यार है। समझा। शनि के कहते ही धवित शॉक्ड हो गया। जैसा शनि ने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। बंटी और मोदित दोनों इसके अच्छे दोस्त हैं। और मजे की बात जानता है, इनकी दोस्ती हुए कुछ ही दिन हुए हैं। धवित शॉक्ड होकर शनि को देखने लगा। पर अगर दो लोग दोस्त हैं तो इसके क्या ही बात हो सकती है। ही सकता है ये इत्तेफाक हो कि सूर्यांश के दोस्त सूर्या के भी दोस्त है। आपको क्या लगता है, ये इत्तेफाक की बात है या फिर कुछ और क्या होगा जब सारी सांचाई धवित के सामने किसी किताब की तरफ खुलने लगेगी। CH97 डेंजरस। होश में मुझे नहीं तुझे आने की जरूरत है, क्योंकि मैं अपना काम बखूबी निभा रहा हूँ। और हान, ये सूर्या तेरे मरे हुए भाई सूर्यांश के दोनों दोस्त मोदित और बंटी का यार है। समझा। शनि के कहते ही धवित शॉक्ड हो गया। जैसा शनि ने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। बंटी और मोदित दोनों इसके अच्छे दोस्त हैं। और मजे की बात जानता है, इनकी दोस्ती हुए कुछ ही दिन हुए हैं। धवित शॉक्ड होकर शनि को देखने लगा। पर अगर दो लोग दोस्त हैं तो इसके क्या ही बात हो सकती है। ही सकता है ये इत्तेफाक हो कि सूर्यांश के दोस्त सूर्या के भी दोस्त है। आपको क्या लगता है, ये इत्तेफाक की बात है या फिर कुछ और क्या होगा जब सारी सांचाई धवित के सामने किसी किताब की तरफ खुलने लगेगी। CNN थाना, दिल्ली। इंस्पेक्टर तलपड़े ने जब डंडा उठा शिवा के ओर बढ़ने लगा था, तभी शिवा तलपड़े के हाथ में मोटा सा डंडा देखकर पीछे के ओर खिसकने लगा था। तलपड़े आते ही डंडे को जोरदार तरीके से सलाखों पे दे मारा, जिसके बड़ा एक कड़क आवाज पूरे थाने में गूंज उठी, जिसे सुनते ही शिवा कांप उठा, उसके हाथ के रोए तक खड़े हो गए थे। यारो क्या है ना, मैं हिंदी शब्द यूज कर रहा हूँ। कल मैंने ट्राई किया था पर हरियाणवी बोली अच्छे से लिखा पाया, तो एडजस्ट कर लेना प्लीज। मिहिका तो इस आवाज को सुनते ही अंदर तक हिल गई थी। डर की वजह से वह सूर्यांश को अपने सीने में छुपा लेती है। तेरी चूती पा कब से देख रहा हूँ। अगर अब एक भी आवाज निकाला तूने, तो इस शो ये डंडा तेरे पिच दे में घुसेड़ दूंगा। चुपचाप बैठ उधर। शिवा उसकी धमकी सुन जल्दी से चुपचाप वही बैठ जाता है। तभी इंस्पेक्टर सूर्यांश को देखता है, जो मेहिका के गोद में जैसे लिपटा जा रहा था। उसकी हालत देख एक पल के लिए इंस्पेक्टर को भी लगा जैसे उसे उसकी मदद कर देनी चाहिए, लेकिन अगले ही पल उसने कुछ सोच खुद को रोक लिया। शिवा तो इस बार इतना डर गया था कि अब वह दोबारा खड़े होने की सोच भी नहीं सकता था। आज पहली बार उसके पुलिस को इतने में गुस्से में इतने करीब से देखा था। साला इंस्पेक्टर से तो ज्यादा गुस्से में उसको इंस्पेक्टर का डंडा दिखाई दे रहा था। बेचार पे डर कर मेहिका के पास बैठ गया, तो वही इंस्पेक्टर तलपड़े के चेहरे पे सरकास्टिक मुस्कान खिलाई, और वह वहां से जब जाने को हुआ तभी वह रुक गया और पीछे मुड़ फिर से ऊंच देखने लगा। लेकिन इस बार उसकी नारे शिवा या सूर्यांश नहीं थे, बल्कि उसके नजरों के सामने मेहिका थी। मेहिका पसीने से तरबदर हो आई थी, जिस वजह से मेहिका के कपड़े उससे बदन से चिपक गए थे। वह घबराई हुई थी और तेज तेज सांसें ले रही थी, जिस वजह से उसके सीने पे बनते बिगड़ते भाव को देख तलपड़े कुछ पल उसे घूरता ही रह गया। उसने मन ही मन कहा, साला मेरा ध्यान कहाँ था अभी तक, ये कमाल की हुस्न है इसकी। और इतना बोलकर वह मेहिका को देखते हुए कहा, तुम्हारे पास एक रास्ता है, अगर तुम चाहो तो इसे अभी के अभी हॉस्पिटल ले जा सकती है। बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। इंस्पेक्टर ये सब मेहिका को अपनी लस्ट भरी निगाहों से देखते हुए कह रहा था। जब मेहिका उसके मुंह से ये सुनती है तो वह उसे देखती देती है। एक उम्मीद की किरण उसे दिखाई देती है, लेकिन अगले ही पल वह इसके नजरों को अपने सीने पे घूरती हुई पाती है, जिसके बाद वह असहज होने लगती है। पसीने से भीग जाने की वजह से उसके कपड़े उसके बदन से चिपके हुए थे, जिस वजह से मेहिका कुछ हद तक रेविल हो रही थी। अब मेहिका को समझ आया कि इंस्पेक्टर क्या कहना चाहता है। उसके नजरों में वह खुद के लिए हवश देख पा रही थी। तभी इंस्पेक्टर हल्की हल्की मुस्कान बिखरते हुए कहता है, बस्ती में कुछ नहीं करना, मैं एक पता देता हूँ, तुम्हें आज रात वहां चले आना है। उद्धरण, जुबान पे लगाम दे इंस्पेक्टर, वरना तेरी जुबान के साथ तेरी अतड़ियां भी खींचकर बाहर निकाल दूंगा। इंस्पेक्टर ने कहा था कि तभी एक जोरदार रौबादार आवाज पूरे थाने में गूंज उठा था। ये आवाज इतना भारी था और गुस्से से निकला था कि कुछ पल के लिए पूरा थाना गूंजता रह गया। मिहिका, शिवा भी इस आवाज से कांप उठे थे। इधर इंस्पेक्टर तो ये आवाज सुनते ही गुस्से में आ पलटता है, जहां एक आदमी काले सूट बूट में खड़ा गुस्से में उसे ही देख रहा था। कौन हो तुम, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही थाने में आकर मेरे ही सामने मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की। तलपड़े गुस्से में भड़कते हुए बोला, उसके मुताबिक इस थाने में उसके सिवा और कोई नहीं बोल सकता है। एक तरह से उसे इस थाने का राजा मान लिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। सामने खड़ा आदमी इतने गुस्से में था कि उसने झट से गन निकाल इंस्पेक्टर के पैर पे निशाना साड़ गोली चला दिया। इंस्पेक्टर को संभलने तक का मौका नहीं मिला और वह गोली लगते ही लंगड़ा कर जमीन पे गिर गया। उसके पैर से खून निकलने लगा और वह दर्द की वजह से तड़पते हुआ चिल्लाने लगा। तभी वह आदमी जिसने गोली चलाई थी वह आगे आता है और इंस्पेक्टर के पास घुटने पे बैठकर बिना किसी भाव के गुस्से में उसके माथे पे बंदूक रख देता है।
गोली अभी अभी चली थी, जिस वजह से बंदूक का अगला हिस्सा गर्म था, और जैसे ही उसने इंस्पेक्टर के माथे पे सटाया, तभी वह एकदम से चीख पड़ा। दर्द की वजह से आंखें बाहर आ हो गई थी उसकी। वह चीखता रहा और वह आदमी उसके माथे पे बंदूक को मसलते हुए दांत पीस कर कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू के बारे में ऐसी बात करने की? तुझे क्या लगा उसका कोई नहीं है? इतना गोल गुस्से में आगे जोर से कहते हैं जॉन। कुछ दूरी पे खड़ा जॉन, जो चुपचाप ये सब देख रहा था, वह जल्दी से जाकर जेल के सलाखों को खोलने लगता है। ये राम थे को यहाँ कैसे आए ये अभी कोई जानता, लेकिन इनके गुस्से को देख लग रहा है जैसे इन्हें इस वक्त सिर्फ इंस्पेक्टर की जान लेने के बाद ही शांति मिलने वाला है। इधर मेहिका बहू सुनकर ही शॉक्ड में जा चुकी थी। अपने सामने वह ऐसे आदमी को देख रही थी जिन्हें वह आज से पहले कभी नहीं देखी थी, पर देखने से, उनके कपड़े से और उनके गुस्से को देखकर मेहिका उनके अमीर होने और रुतबे का अंदाजा अच्छे लगा चुकी थी। ये सामने जो भी कोई अमीर आदमी है, इतना कि वह इस वक्त दिल्ली के इतने बड़े थाने में आकर बंदूक चला सकते हैं और किसी को बोलने तक की हिम्मत नहीं है। जॉन अंदर जाते ही सूर्यांश को जल्दी से अपने कंधे पे उठा लेता है और दूसरे हाथ से मेहिका को उठने का इशारा करता है। मेहिका इस वक्त अपने सामने चल रहे दृश्य में खोई हुई थी। वह वैसे ही उठ जाती है तो जॉन उसे अपने साथ ले जाने लगता है और जाते जाते वह शिवा को भी अपने साथ चलने का इशारा करता है। इधर राम अपने सामने जमीन पे दर्द और पीड़ा में कराहता हुआ इंस्पेक्टर को देख रहे थे। अब इंस्पेक्टर कुछ बोलने के हालात में नहीं था, लेकिन राम गुस्से में जरूर थी। वह बंदूक से खेलते हुए उसके चेहरे पे घुमाने लगते हैं और एकदम से बंदूक को इंस्पेक्टर के मुंह में घुसेड़ देते हैं। तूने जो बात बोली है उसका मतलब समझता है तू? वो लड़के मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड है और आगे वह मेरी बहू बनेगी, सिंघानिया खानदान की बहू, और तूने उसके बारे में ऐसा कहा? चल, क्या कितने बजे आना था उसे तेरे पास? रात के 9 बजे, 10 बजे या 12 बजे? राम को कुछ इस तरफ से बोलता देख इंस्पेक्टर की सांसें तक थम सी गई थी। बस वह अपना सर ना में हिलाए जा रहा था। अगर मुंह के अंदर बंदूक तनी हो तो कोई भी सिर्फ ना ही बोलेगा। राम चाहते तो उसे यही मार सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी कानून के सामने कोई गलती नहीं की। अगर वह इस वक्त ऐसा करते हैं तो ये बात बाहर फैलने लगेंगी और फिर उसके बिजनेस से लेकर बाकी की चीजों पर इसका प्रभाव पड़ेगा और साथ में सूर्यांश का भेद भी सबके सामने खुल जाएगा। इसलिए उन्होंने उसे मारा नहीं, बल्कि उन्होंने एक बार और गोली चला दी और वो गोली उसके दूसरे पैर में जा लगा। राम उठ खड़े होते हैं तो एक गार्ड सामने आता है। उसे बंदूक देकर इंस्पेक्टर को देखकर गुस्से में कहते हैं, तू जिंदा है इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ, लेकिन मेरे बेटे ने चाहा तो वह तेरा आखिरी समय, आखिरी दिन होगा। इतना कहकर वे कुछ इशारा करते हैं तो जो पुलिस वाले बाहर खड़े थे वे सब अंदर आ जाते हैं। इतने में वहां डीजीपी और एसपी दोनों ही आ जाते हैं, जिन्हें देख सब हैरान हो जाते हैं। डीजीपी, इसका इलाज कराओ और आइंदा यह मेरे शहर में दिखना नहीं चाहिए, वरना तुम समझ रहे हो ना, ये सिर्फ इसके लिए नहीं बोल रहा मैं, तुम्हें और तुम्हारे डिपार्टमेंट सबको भुगताना पड़ सकता है। राम बोले तो डीजीपी उनके आगे हाथ जोड़ खड़ा हो जाता है और माफी मांगने लगता है। तभी राम वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही डीजीपी और एसपी दोनों ही एक राहत की सांस लेते हैं और बेहोश इंस्पेक्टर को हॉस्पिटल ले जाने को कहते हैं। आज पहली बार उन्हें खुशी हो रही थी कि वे जल्दी आ गए थे। CH-98 अंधाधुंध। राम उठ खड़े होते हैं तो एक गार्ड सामने आता है। उसे बंदूक देकर इंस्पेक्टर को देखकर गुस्से में कहते हैं, तू जिंदा है इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ, लेकिन मेरे बेटे ने चाहा तो वह तेरा आखिरी समय, आखिरी दिन होगा। इतना कहकर वे कुछ इशारा करते हैं तो जो पुलिस वाले बाहर खड़े थे वे सब अंदर आ जाते हैं। इतने में वहां डीजीपी और एसपी दोनों ही आ जाते हैं, जिन्हें देख सब हैरान हो जाते हैं। डीजीपी, इसका इलाज कराओ और आइंदा यह मेरे शहर में दिखना नहीं चाहिए, वरना तुम समझ रहे हो ना, ये सिर्फ इसके लिए नहीं बोल रहा मैं, तुम्हें और तुम्हारे डिपार्टमेंट सबको भुगताना पड़ सकता है। राम बोले तो डीजीपी उनके आगे हाथ जोड़ खड़ा हो जाता है और माफी मांगने लगता है। तभी राम वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही डीजीपी और एसपी दोनों ही एक राहत की सांस लेते हैं और बेहोश इंस्पेक्टर को हॉस्पिटल ले जाने को कहते हैं। आज पहली बार उन्हें खुशी हो रही थी कि वे जल्दी आ गए थे। 1 घंटे बाद सूर्यांश, मेहिका और शिवा एक वीरान से जगह पे थे। बहुत बड़ा घर था, लेकिन जिस तरह उन्हें लाया गया था ये बता पाना मुश्किल था कि आखिर उन्होंने आते वक्त ये जगह देखी भी थी या नहीं। खैर, यहाँ डॉक्टर जॉनसन ऑलरेडी मौजूद थे। साथ में कुछ हेल्प के लिए उनके ऑर्डिनेटर डॉक्टर भी थे, जो सब लोग उन्हें असिस्ट करने वाले थे। सूर्यांश के उनके यहाँ आते ही डॉक्टर जॉनसन ने उसका इलाज करना स्टॉप भी कर दिया था, क्योंकि इस वक्त सूर्यांश का सरिस उसके ही दिमाग के काबू में नहीं था, जबकि उसके शरीर के सारे न्यूरॉन्स इधर उधर भागे जा रहे थे। इसे इस वक्त काबू में लाना सबसे अहम काम था कि किसे सिर्फ एक ही इंसान कर सकते थे, और वे खुद डॉक्टर जॉनसन थे। इधर जॉन ने शिवा को बाहर बैठा रखा था और उसे जैसे जैसे कर इस मौके परस्त से गुमराह कर रहा था, क्योंकि राम ने उससे कहा था कि वह कैसे भी करके शिवा को कुछ भी जानने से रोके। और राम खुद एक खाली कमरे में थे, जिसमें एक बड़ा सा टेबल लगा हुआ था और कुछ चेयर्स। उनके सामने मेहिका बैठी हुई थी और वह सुबक रही थी। पहले तो बेटा तुम रोना बंद करो, मुझे रोती हुई लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है, राम शांत स्वर में उसे सुबकते हुए देख कहते हैं। तो मेहिका सुबकना छोड़कर उन्हें देखने लगती है। कौन है आप और आप मेरे सूर्या को कैसे जानते हैं? जब से मेहिका यहाँ आई थी तब से उसके दिमाग में ये सवाल किसी भौरे की तरह मंडरा रहा था। उसे जानता था कि आखिर राम है कौन और क्यों उन्होंने उसकी मदद की।
मिहिका आज से पहले कभी राम नहीं मिली थी, ना ही उसने कभी उन्हें देखा था। राम मिहिका के लिए एक अजनबी थे, लेकिन राम के लिए मिहिका अजनबी नहीं थी। कल की ही बात है, जब रामेश्वरी जी जॉन से मिहिका के बारे में बात कर रहे थे और उसी वक्त राम आ गए थे, जिस वजह से मिहिका के बारे में रामेश्वरी जी को सब बताना ही पड़ा था। राम ने जब देखा कि मिहिका उनके बारे में जानना जानती है, तो उनके होंठों पे एक सतीर मुस्कान खिलाया। वे यही तो चाहते हैं और वे कहते हैं, मैं राम सिंघानिया, अभी जिस लड़के को हम यहाँ लेकर आए हैं, मैं उसका बाप हूँ। राम ने अपने अंदाज में कहा, हालांकि उनके आवाज में पहले जैसे ही रोब था, जो हर बार मिहिका के कानों में जाते तो उसे डरा देते हैं। फिर भी ये सुनकर मिहिका शॉक में चली गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सामने बैठे आदमी उसके सूर्या के डैड है। सूर्या मेरा बेटा है। सूर्या सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का एक लौटा वारिश। राम ने दोबारा हर एक शब्दों पे जैसे रोज आजमाते हुए कहा। मिहिका बस सोकिंग रिएक्टिंग लिए बड़ी बड़ी आंखों से राम को देखे जा रही थी। तभी राम आगे कहते हैं, मेरा बेटा नहीं चाहता कि कोई उसके बारे में जाने। वह अपनी पहचान छुपा कर रखना चाहता है और तुम्हें भी यही करना है। राम ने शांत स्वर में कहा। तो मिहिका नासमझी से बोली, क्या? पर क्यों? उद्धरण, क्यों ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। वह खुद तुम्हें बता देगा। बस इतना जान लो, ये बात कभी मेरे बेटे को पता नहीं चलनी चाहिए कि अब तुम उसका सच जान गई हो। गॉट इट? याद रखना। राम इतना कहने के बड़ा आगे कड़े लहजे में कहते हैं, अगर मुझे पता चला कि तुम्हें कोई चालाकी की, तो उसके अगले ही पल तुम खुद को भूल जाओगी। मेरी बातें याद रखना। राम ने साथ साथ चेतावनी भी दे डाली। वैसे भी थाने में हुए उस वाक़े को, जब राम किसी डेविल से कम नहीं लग रहे थे, बिना सोचे समझे उन्होंने एक इंस्पेक्टर के ऊपर गोली चला दी थी। फिर भी उनके सामने डीजीपी और एसपी बस सर झुकाए खड़े थे। उस वाक़े को याद कर अभी भी उसके शरीर के रोए खड़े हो जा रहे थे। डर की एक लहर उसके हड्डियों तक को झंझना जा रही थी, जिस वजह से अब वह कभी मुंह नहीं खोलने वाला था, इवन उसके सच को जानने के बाद भी। राम और मिहिका दोनों थोड़ी देर बाद जब बाहर आए तो सामने ही हाल के पिलर के पास लगे सोफे पर चिंता में डूबा हुआ बैठा सिवा दिखा। सिवा उन्हें देख जल्दी से उठ उनके पास आया और उन्हें कुछ कहने को हुआ कि तभी डॉक्टर जॉनसन वही उन्हीं के पास आ खड़े हुए। क्या सिचुएशन है अब सूर्या की? ये सवाल राम ने किया, पर उन्हें कई ज्यादा जिज्ञासावश डॉक्टर जॉनसन को मिहिका देखने लगी। डॉक्टर जॉनसन ने उन्हें कुछ कहने को हुए कि तभी वह अंधाधुंध गोलियां चलने की आवाजें आने लगी। मिहिका डरकर एकदम से कांप गई। राम के कान खड़े हो गए इस साउंड से। तभी एक साथ कितने लोगों की दर्द भरी चीखें उन्हें सुनाई देने लगी और देखने ही देखते पल भर में उनके ही सामने सब कुछ उनसे छूटता हुआ नजर आने लगा। CH-99 अगेन फायरिंग। राम और मिहिका दोनों थोड़ी देर बाद जब बाहर आए तो सामने ही हाल के पिलर के पास लगे सोफे पर चिंता में डूबा हुआ बैठा सिवा दिखा। सिवा उन्हें देख जल्दी से उठ उनके पास आया और उन्हें कुछ कहने को हुआ कि तभी डॉक्टर जॉनसन वही उन्हीं के पास आ खड़े हुए। क्या सिचुएशन है अब सूर्या की? ये सवाल राम ने किया, पर उन्हें कई ज्यादा जिज्ञासावश डॉक्टर जॉनसन को मिहिका देखने लगी। डॉक्टर जॉनसन ने उन्हें कुछ कहने को हुए कि तभी वह अंधाधुंध गोलियां चलने की आवाजें आने लगी। मिहिका डरकर एकदम से कांप गई। राम के कान खड़े हो गए इस साउंड से। तभी एक साथ कितने लोगों की दर्द भरी चीखें उन्हें सुनाई देने लगी और देखने ही देखते पल भर में उनके ही सामने सब कुछ उनसे छूटता हुआ नजर आने लगा। गोलियां लगातार चलने लगी। अंदर बैठे लोग हैरान हो चुके थे। मिहिका और सिवा के जैसे पैर कांपने लगे। उनके साथ क्या हो रहा था उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोई किसी को मार रहा था तो कहीं सिर्फ गोलियां अंधाधुंध चला रहा था। जॉन, देखो ये क्या है? किसकी सामत आई है? कोई भी हो वह अंदर नहीं आना चाहिए। उद्धरण, राम गोलियां की आवाज सुनकर जॉन से बोली। तभी जॉन जल्दी से बाहर जाता है और जो आवाजें आ रही थी वह 5 मिनट के अंदर में बंद हो जाती है। इतने में राम के मोबाइल पे एक मैसेज आता है जो जॉन का था, जिसमें जॉन ने सब ठीक होने की बात कही थी। करीब 10 मिनट बाद जॉन अंदर चला आया। जॉन जब अंदर आ रहा था तब उसके हाथों में खून लगा हुआ था, जिसे वह जल्दी से पोंछ लेता है। बॉस, एवरीथिंग ओके? इतना कहकर वह आंखों ही आंखों से उन्हें कुछ इशारा कर देते हैं, जिसे समझते ही राम उसे अभी चुप रहने का बोल देते हैं। इधर डॉक्टर जॉनसन राम के साथ रहकर ऐसे वाक्य से कई बार रूबरू हो चुके थे, जिस वजह से उनके चेहरे पे घबराहट बिल्कुल भी दिखाई नहीं रहा था। डॉक्टर जॉनसन के चेहरे पे कुछ परेशानी के भाव थे तो चिंता से मुक्ति का जॉनसन सरल भाव लिए मिहिका को देख कहते हैं, अभी वह खतरे से बाहर है, लेकिन अब सावधानी बरतनी पड़ेगी। दवाइयों पे ध्यान देना होगा और सूर्यांश को अच्छे से ट्रीट भी करना होगा। जॉनसन के कहने के बाद राम शांत हुए तो मिहिका उनसे सूर्यांश से मिलने की जिद करने लगी। सिवा को जॉन अपने साथ ले गया। कुछ देर की शांति के बाद डॉक्टर जॉनसन ने माहौल को ठंडा करने के लिए राम को इशारों ही इशारों में कुछ कहा, जिसे समझते हुए वे मिहिका से थोड़ी बातें करते हैं। तभी राम बात को घुमाते हुए कहते हैं, डॉक्टर क्या हम मिल सकते हैं? डॉक्टर जॉनसन मिहिका को देखते हैं क्योंकि मिहिका उन्हें ही देख रही थी और फिर कुछ सोच कहते हैं, आपको मेरे साथ चलना होगा और बच्ची तुम मिल सकती हो उससे, लेकिन वह बेहोश है, ध्यान रखना। इतना बोल डॉक्टर जॉनसन अपने साथ राम को आने का इशारा करते हैं तो राम उनके साथ दूसरी साइड चले जाते हैं और मिहिका जल्दी से सूर्यांश के पास। मिहिका जैसे ही अंदर आती है तो उसे अजीब सी बदबू उसके नाक से होकर गुजरती है और उसका एकदम से मन खराब हो जाता है। उसकी नाक सिकुड़ जाती है।
ये बदबू अंदर हुए ऑपरेशन और दवाइयों के है, जिसे अभी जाने में थोड़ा वक्त लगने वाला था। मिहिका जब सामने देखती है तो उसे बेड पे बेहोश पड़ा सूर्यांश दिखाई देता है। इस वक्त सूर्यांश गहरी नींद में था, जिसे देख मिहिका खुद को रोक नहीं पाए और दौड़ी उसके करीब चली आई। मिहिका अपने सामने लेटे हुए सूर्यांश को देख रही थी, बेसुध हो पड़ी, आंखों में नमी की लहर दौड़ाए और दिल बेचैन हो उठा। कितनी मुश्किल से तो इसने खुद को राजी किया था और सुबह होते ही दौड़ी चली आई थी उससे मिलने, उसे बताने, अपने दिल का बोझ हल्का करने। वह चीख चीख कर कहना चाहती थी कि हान, मैं तुमसे ब्याह रचाऊंगी, हान तुम्हें अपना बनाऊंगी। लेकिन देखो किस मोड़ पे वह इस वक्त खड़ी थी, उसके सामने ही उसका प्यार उसे छुटना हुआ दिखाई दे रहा था। अब तो मिहिका को डर भी लगने लगा था कि वह एक गरीबी में पली पड़ी लड़की, जिसके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, जिसका ना तो आज है और ना ही कल, ना पास था और ना ही कुछ पल सुकून के दिखाई रहे थे। कैसे सूर्यांश उसे अपनाने वाला था। उसके जहन में जैसे जैसे ये बात बैठती जा रही थी, वैसे वैसे उसकी आंखें नम और दिल डर की वजह से धड़के जा रहा था। वह अपनी कांपती हुई हाथ जब धीरे से सूर्यांश के सफेद पड़े मुरझाए से गाल पे रखती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसने किसी सख्त लोहे पे अपना हाथ रख दिया हो। सूर्यांश के हालत को देख मिहिका जैसे खुद को संभाल नहीं पा रही थी। नमी आंखों में थी पर सैलाब उसके दिल में उतरा हुआ था। वह इस बात को कहने से खुद को रोक नहीं पाई कि सूर्यांश को हुआ क्या है, क्यों सूर्यांश वैसे कर रहा था। और इससे भी बड़ा सवाल ये कि जब सूर्यांश इतना अमीर है, इतने बड़े खानदान का इकलौता वारिस है, तो यह ऐसी जिंदगी क्यों जी रहा है। आखिर इसे इन सब की क्या जरूरत, जबकि उसके सिर्फ एक इशारे पे क्या क्या ना हो जाए, जिसे मिहिका अब तक देख चुकी थी। सामने डॉक्टर की इतनी बड़ी टीम, इतना बड़ा घर, ऐसे लोग जिन्हें वह आज से पहले कभी नहीं देखी थी, और उसके डैड जिनके आंखों में सिर्फ खौफ दिखाई देता है। मिहिका अब धीरे धीरे सूर्यांश के सर को, उसके बालों को सहलाने लगी। वह बस बेसुध उसे देख रही थी। ऐसे वक्त में उसे क्या करना चाहिए उसे समझ नहीं आ रहा था। जबकि वह जानती थी कि सूर्यांश है कौन, जबकि वह जानती थी कि वह बेहोश है, जबकि वह जानती थी कि इस वक्त सूर्यांश उठ नहीं सकता है। फिर भी उसके दिल के एक कोने में ये सब ऐसे उमड़ घुमड़ रहा था जैसे समुद्र के तूफान जाने के बाद होता है। दूसरी तरफ राम केबिन में थे और डॉक्टर जॉनसन से कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर रहे थे। आपके कहने का मतलब क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं। इतने पैसे खर्च किए, ये सब किया अपने बेटे के लिए, उसे बचाने के लिए, ना जाने मुझे कितनों का खून बहाना पड़ा। और आपने ये सोच कैसे लिया कि मैं इतनी आसानी से आपके बातों को मान जाऊंगा। हान, नहीं, मेरा बेटा मुझे शाही सलामत चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप मेरा वो रूप देखने जिसे मैंने अब तक छुपा कर रखा है, सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। उद्धरण, कॉम डाउन, शांत हो जाए। देखिए इस वक्त होश में रहकर काम करना जरूरी है। मैंने अभी रिपोर्ट का जायजा लिया है और यह रिपोर्ट हैरान कर देने वाला है। उद्धरण, देखिए डॉक्टर, आप मेरे दोस्त भी हैं और मैं इस वक्त एक दोस्त के नाते आपसे कह रहा हूँ, कुछ भी हो जाए मेरे बेटे को बचाए। मैं इसे खो नहीं सकता, अगर उसे मैंने खोया तो आप समझ नहीं सकते हैं कि मैं किस किस को खो दूंगा। उद्धरण, मैं एक डॉक्टर हूँ और सिर्फ कोशिश ही कर सकता हूँ। डॉक्टर जॉनसन ये बात थोड़े नरमी से कह रहे थे, जैसे उन्हें भी इस बात का दुख हो रहा था। मिहिका, राम, शिवा, जॉन और डॉक्टर जॉनसन परेशान थे सिर्फ सूर्यांश के लिए। इतने में फिर से गोलियां चलने लगी। राम, जो कि इस वक्त परेशान थे अपने बच्चे की सेहत को लेकर, उनके दिमाग इन आवाजे से एकदम से खराब हो गया। जिस चेहरे पे इस वक्त परेशानी के भाव थे, उन्हीं चेहरे पे अब गुस्सा उभर आया। इतने जॉन उनके पास जल्दी से दौड़ता हुआ चला आया। उसके माथे पे पसीना था, साथ में शिवा भी था। जॉन आते ही जल्दीबाजी में बोला, सर, अब संभालना मुश्किल है, सामने सैकड़ों की तादाद है। उद्धरण, गार्ड्स बुलाओ और सूर्या की सिक्योरिटी बढ़ा दो। राम ये कहते हुए खुद ड्रॉर से गन निकालने लगे। जॉन उनके बातों को सुन जल्दी से हरकत में आया। इधर मिहिका, जो कब से सूर्यांश के पास बैठी हुई थी, इन आवाजों को सुनकर वह डर से सूर्यांश को अपने बाहों में जकड़ लेती है। उसे अजीब सा डर सता रहा था, सूर्यांश को खो देने का डर। जॉन अपने बेस्ट गार्ड सूर्यांश के कमरे के बाहर लगा दिए थे। शिवा, जो कि जॉन को देख रहा था, वह उसे देखकर कहता है, जॉन तुम अब भी चाहते जो कि मैं शांत रहूं। देख, मुझे लगता है कि मेरा वक्त आ चुका है। उद्धरण, नहीं शिवा, कुछ भी जो जाए, तुम गन हाथ में नहीं लोगे। अगर ऐसा तुमने किया तो सबको तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा। उद्धरण, शिवा गुस्से में अपनी मुट्ठी कस दांत किटकिटा कर रह जाता है। उसे इस वक्त जॉन पे काफी गुस्सा आ रहा था। ऐसी स्थिति में भी जॉन उसे रोक रहा था। इधर राम बाहर आते हैं तो उनके हाथ में गन था। उन्होंने पहले ही गन को लोड कर रखा था। कौन है ये। उद्धरण, सर, धीरम मोंचा अपनी पूरी पलटन लेकर आया है। जॉन ने कहा तो राम की भवें तन गई। उन्होंने गुस्से में सामने बड़े से लोहे के गेट को देखा और आगे बढ़ गए। दरअसल इस घर को हर तरह से सिक्योर करके बनाया गया था। कोई भी आदमी बाहर से अंदर गोलियां नहीं चला सकता था और ना ही अंदर वाले के इजाजत के बगैर अंदर आ सकता था। क्या लगता है अब क्या होने वाला है। शिवा कौन है। जॉन और शिवा एक दूसरे को कैसे जानते हैं। CH-100 दुर्रम खान, नहीं शिवा, कुछ भी जो जाए, तुम गन हाथ में नहीं लोगे। अगर ऐसा तुमने किया तो सबको तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा। शिवा गुस्से में अपनी मुट्ठी कस दांत किटकिटा कर रह जाता है। उसे इस वक्त जॉन पे काफी गुस्सा आ रहा था। ऐसी स्थिति में भी जॉन उसे रोक रहा था।
इधर राम बाहर आते हैं तो उनके हाथ में गन था, उन्होंने पहले ही गन को लोड कर रखा था, न है ये। उद्धरण, सर, धीरम मोंचा अपनी पूरी पलटन लेकर आया है। जॉन ने कहा तो राम की भवें तन गई, उन्होंने गुस्से में सामने बड़े से लोहे के गेट को देखा और आगे बढ़ गए। दरअसल इस घर को हर तरह से सिक्योर करके बनाया गया था, कोई भी आदमी बाहर से अंदर गोलियां नहीं चला सकता था और ना ही अंदर वाले के इजाजत के बगैर अंदर आ सकता था। क्या लगता है अब क्या होने वाला है? सिवा कौन है? जॉन और सिवा एक दूसरे को कैसे जानते हैं? धीरम मोंचाक धीरम राम का सबसे बड़ा खतरा बनकर इन कुछ दिनों में उभरा है। धीरम राम के जगह पे राज करना चाहता है, इसलिए उसने कुछ दिन पहले ही राम को धमकी थी कि राम खुद पीछे हट जाए और उसके अंडर में आकर काम करे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि जॉन ने उल्टा उसके कई आदमियों को मार डाला और उसे पीछे हट जाने की बात कही। अगर बात बिजनेस की होती तो अलग होता, लेकिन यहाँ बात अंडरवर्ल्ड के कुर्सी का था। धीरम राम को अपने नीचे रखना चाहता था और उन्हीं के कुर्सी पे खुद बैठकर राज करना चाहता था। आज धीरम अपने उन साथियों का बदला लेने आया है जिन्हें जॉन ने राम के कहने पर मौत के घाट उतार दिया था। पर यह बात धीरम नहीं जानता था कि आज जो आदमी यहाँ आया है और बेड पे बेसुध लेटा हुआ है, जिसका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, वह राम सिंघानिया का बेटा है। अब ये बात कब तक धीरम से छुपा रहेगा, यह कोई नहीं जानता। राम जो कि हाथ में गन लिए गुस्से में मेन दरवाजे की तरफ बढ़ते ही जा रही थी, इस वक्त उनके आंखों में सिर्फ गुस्सा और बेखौफ नजर आ रहा था। राम के आदमी पहले से ही राइफल ताने बाहर धीरम को रोके खड़े थे। इतने में राम मेन गेट से निकलकर बाहर आते हैं। धीरम जो कि अपने कार के बोनट पे राजा की तरह बैठा सिगरेट के कस लगाए जा रहा था, राम को अपनी तरफ आता देख उसके आंखों ने जैसे खतरनाक चमक दिखाई देने लगा। बड़ी देर कर दी आने में सिंघानिया, मुझे तो लगा तू मुंह छुपा कर डरा सहमा किसी कुर्सी के नीचे घुसा होगा और अपनी जान की भीख मांग रहा होगा। उद्धरण, वह कहते हुए हंस भी रहा था और तभी वह सिगरेट को अपने होंठों के बीच ले जा एक लंबा कस भरता है और फिर धुआं को आसमान में छोड़ते हुए गुस्से से भरी निगाहों के साथ राम को देखने लगता है। मैं तुझे मारने के लिए तड़प रहा हूँ, मेरे हाथ तेरा खून मांग रहे हैं सिंघानिया, अब मैं तुझे मारे बिना तो नहीं लौटने वाला। धीरम को अपने सामने राम सिंघानिया ऐसे खड़े दिखाई दे रहे थे जैसे एक चट्टान खड़ा हो और ऐसे में कोई भी आदमी सामने वाले पे हावी होना चाहेगा। धीरम भी यही कर रहा था। एक बात थी जो मानने वाली थी, राम का ऑरा, राम का रौब, राम का एक्सप्रेशन लेस फेस, राम का चलने का स्टाइल, सब आइकॉनिक था जिसे हर कोई देख मंत्रमुग्ध हो जाता है। हर कोई उन्हें कॉपी करना चाहता था, पर उन्हें हर एक ढाल को अपने चाल में बिठाना मुश्किल था। राम खुद एक ब्रांड है। गलत फहमी पाल छोड़ दे धीरम, बस एक गोली और तेरी साड़ी हिकड़ी घुटनों में आ जाने वाली है। याद रख तू पहले में मेरे जूतों के समान था और आज भी मेरे जूते के नीचे है। उद्धरण, अच्छा ऐसा है क्या? देख जरा, मेरे आदमी सैकड़ों की तादाद में है। ये गलतफहमी है, ये तुझे मारने का हथियार। उद्धरण, ये मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। वैसे तेरी औकात और जुबान दोनों ज्यादा चल रहा है, अब दोनों को ही मैं एक साथ बंद कर दूंगा। राम इतना कहकर गन उसके ऊपर तान देते हैं तो धीरम के आदमी भी जल्दी से उसके सामने आकर राम के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं। इधर राम के कुछ ही आदमी यहाँ पर मौजूद थे। कारण ये था कि राम यहाँ जल्दी में सूर्यांश को बचाने के लिए आए थे, जिस वजह से जॉन ने भी बस कुछ गिने चुने अपने आदमियों को बुला रखा था, लेकिन वह ये जानता था कि ये सब हो जाएगा। जॉन राम के सामने खड़ा हो जाता है। इस वक्त जॉन के हाथ में एक बड़ा सा मशीन गन था जो एक 700 से भी ज्यादा गोलियां फेंक सकता था। धीरम, अच्छा होगा वापस लौट जाओ, वरना तुम्हें भुगतना पड़ सकता है। जॉन को इस वक्त धीरम पर भयंकर वाला गुस्सा आ रहा था। वह अपने राइफल के एक एक गोली को उसके सीने में खाली कर देना चाहता था। कितने दिनों बाद दिखे हो जॉन, जब तुमने मेरे साथियों को मारा है ना, कसम से मेरा दिमाग और दिल सब यही चीख चीख कर कह रहा है कि तुझे मार दूं, लेकिन साला तेरी किस्मत अच्छी है। पिछली बार, उसके बाद, लेकिन आज नहीं, आज तू भी मरेगा और तेरा बॉस भी, सबका नामोनिशान मोटा दूंगा। धीरम का अकड़ना जारी था। वह खुद को कम दिखाना नहीं चाहता था। अगर मर्द होता तो शेर की तरह अकेला आता। असल में धीरम के पास पैसे भले ही काफी थे, पर जॉन के जैसे लोग नहीं थे। धीरम के पास जितने भी थे सब पैसे से खरीदे हुए थे। यही वजह था कि धीरम आज भी राम के सामने टिक नहीं पाता था। राम ने उसे ऑफर भी दिया, वह आकर उनसे हाथ मिला ले और उनके साथ काम करे। धीरम को सुना तान कर खड़ा होता देख राम के होंठ ऐसे हिले जैसे वे कह रहे थे, ये तुम आखिरी बार अकड़ रहे हो। राम ने अपना हाथ हवा में उठाता है और फायर कर देते हैं। तभी अचानक से कुछ गोलियां चलती है और एक गोली राम के सीधे कंधे पे जा लगता है। राम हैरानी से अपने कंधे को पकड़ लेते हैं। तभी धीरम हंसते हुए कहता है, क्या समझे हो सिंघानिया अपने आप को? कोई बड़ा दुर्रम खान? मैं जानता था तुम कुछ तो खिचड़ी पका रहे थे। अपने आदमी को जो तुम 1 किलोमीटर दूर बैठा रखे थे, उन्हें मैंने मार दिया है। भले ही इशारा तुमने किया था हवा में फायर करके, लेकिन गोलियां चली और उसे चलाने वाले मेरे आदमी थे, इसलिए अब तुम हार गए हो। मेरे सामने घुटने टेक और भीख मांगो मुझसे अपनी जान की। उद्धरण, धीरम ने कहा, राम के गंदे पे जो गोली लगी थी अब वहां से खून निकलने लगा था। राम समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनसे इतनी बड़ी भूल हो कैसे गई। आखिर धीरम को उनकी चाल का पता कैसे चला। उनके हाथ से जो बंदूक छूटकर नीचे गिर गया था। इतने में एक और गोली चली जो सीधे जॉन के राइट पैर में जा लगा, जिसके लगते ही जॉन के मुंह से कराहने की आवाज निकली और वह लड़खड़ा गया।
धीरम ये सब देखकर हंस रहा था, उसे राम के हालत पे हंसी आ रही थी। तो वही अंदर महका सूर्यांश को अपने बाहों में कसे हुए थी, उसे लग रहा था कैसे वह उसे छोड़ेगी और वह उससे दूर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। रिबॉर्न ऑफ मनी माफिया की इस रोमांचक कहानी के लिए और जानना चाहते हैं तो अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, कोई गलती लगे तो कमेंट में बताएं, इससे हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।